नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 2 हफ्ते के इंतजार की बात करते करते 2 ही दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमला बोल दिया। आज सुबह सुबह ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान तीनों परमाणु संयंत्रों पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर, जी हां, यही नाम रखा गया अमेरिका की तरफ से, जिसे पेंटागन ने बताया है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाकर अमेरिकी विमानों ने इन तीनों परमाणु संयंत्रों पर बम गिराए। हालांकि इसमें संयंत्रों को कितना नुकसान हुआ है ये सामने नहीं आया है। कोई वीडियो फुटेज अभी तक अमेरिका की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन ईरान का दावा है कि यहां कुछ भी नहीं हुआ है। और हमारे भी जितने भी वहां के संपर्क सूत्र हैं वो यही बता रहे हैं कि आसपास धमाके सुने तो गए, लेकिन उस ढंग से नहीं कि यहाँ रेडिएशन का मामला हो या किसी तरह की जान माल की क्षति हो। लेकिन ईरान ने जिस तेजी से इजराइल पर हमले किए हैं उससे जाहिर हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल की सोच के विपरीत ईरान अभी हथियार नहीं डाल रहा है, बल्कि अब पूरी ताकत से लड़ रहा है। इस युद्ध में बेंजामिन नेतन्याहू के खौफनाक इरादे तो सब पहले ही जाहिर थे, लेकिन अब ट्रंप भी पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। एक तरफ नोबेल पीस प्राइज लेने की लालसा और दूसरी तरफ हमला करना, यही ट्रंप की हकीकत है, जिसे दुनिया के साथ साथ अब पूरा अमेरिका भी देख रहा है। आज सुबह जैसे ही खबर आई कि ईरान पर हमला हुआ है और ट्रंप खुद इसकी जानकारी देने के लिए अपने उपराष्ट्रपति के साथ मीडिया के सामने आए, उसके बाद से अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया। ये सुन लीजिए जरा क्या कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप जब विरोध करने के लिए आए थे। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य और काफी लोगों ने, खासकर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्यों ने इसकी आलोचना की है, भर्त्सना की है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी बात रख रहे थे तो सुनिए क्या कह रहे हैं। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. तो आप सुन रहे थे, यहां पे साफ साफ कह रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति और बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया। लेकिन इसके बाद जब अमेरिकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने जो प्रतिक्रिया दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य अलेक्जेंड्रिया ओकासियो कोटरेज ने कहा है कि यह संविधान और कांग्रेस के युद्ध संबंधी अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है और इससे उनके यानी ट्रंप के महाभियोग का यानी इम्पीचमेंट का आधार बनता है। ट्रंप ने जल्दबाजी में ऐसा कदम उठाया है जिससे ऐसा युद्ध शुरू हो सकता है जो हमें बहुत लंबे समय तक फंसा सकता है। कांग्रेस सदस्य रशीदा तालिब ने कहा है कि हमने देखा है कि कैसे विनाश के हथियारों के झूठे दावों पर मध्य पूर्व में दशकों तक चला अंतहीन युद्ध हमें कहां ले जाता है। हम अब फिर से उस झांसे में नहीं आएंगे। फिर उसके अलावा कांग्रेस सदस्य जिम मैकगवर्न ने कहा है कि ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी के बिना ईरान पर बम गिराया और हमें गैर कानूनी तरीके से मध्य पूर्व के युद्ध में घसीट लिया। क्या हमने अब तक कोई सबक नहीं सीखा? अमेरिका में राजनेताओं के अलावा अब जनता का भी गुस्सा ट्रंप पर भड़क गया है और कई जगहों पर ट्रंप के खिलाफ विरोध हो रहा है। गो बैक ट्रंप के नारे लग रहे हैं। इधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि वो ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के बम हमलों से बेहद चिंतित हैं। गुतारेस ने एक बयान में कहा कि इस बात का जोखिम है कि यह संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जिसके नागरिकों, क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह एंटोनियो गुतारेस का कहना है, यानी इस बात का जोखिम है कि यह संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता
सकता है, जिसके नागरिकों, क्षेत्र और दुनिया के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। चीन ने इस हमले के बाद अमेरिका को 2003 की याद दिलाई है दोस्तों। चाइना लगातार पहले दिन से ईरान का साथ दे रहा है, कह रहा है कि अगर आप ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए अमेरिका तैयार रहे। और 2003 की याद दिलाई है। 2003 के इराक युद्ध का हवाला देते हुए चीन ने कहा है कि इतिहास ने बार बार दिखाया है कि मध्य पूर्व में सैन्य हस्तक्षेप अक्सर अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न करते हैं, जिसमें लंबे समय तक संघर्ष और क्षेत्रीय अस्थिरता शामिल है। इसमें कहा गया है कि सैन्य टकराव पर बातचीत को प्राथमिकता देने वाला एक संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण मध्य पूर्व में स्थिरता की सबसे अधिक अच्छी उम्मीद प्रदान करता है। यह चीन का बयान है, और चीन का बयान बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि खुले तौर पर पहले दिन से चीन ईरान के साथ है, और चीन के बहुत सारे यहां पर पारंपरिक भी व्यापारिक भी रिश्ते ईरान के साथ हैं। व्यापारिक ज्यादा आज की तारीख में। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की निंदा तो की है, लेकिन अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे के इस्तेमाल की इजाजत देकर बता दिया है कि असल में उसका कोई स्टैंड नहीं है। ट्रंप जिसे शक्तिशाली लीडरशिप कहते हैं, जिस पाकिस्तान की लीडरशिप को शक्तिशाली कहते हैं, उसका खोखलापन आज दिख गया है अपने घर में। क्यों? इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ईरान का साथ देता हुआ जो पाकिस्तान नजर आ रहा था, आज की तारीख में जो पाकिस्तान ईरान पर हमले की आलोचना कर रहा है, वही पाकिस्तान एयर स्पेस दे रहा है, एयर बेस दे रहा है अमेरिका को। तो क्या ये दोगलापन नहीं है और उसका खोखलापन नहीं है? यह समझना होगा। अपने घर में भी हाल कुछ ऐसा ही दिख रहा है दोस्तों, यानी भारत में कांग्रेस, एनसी, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम, शिवसेना, यूबीटी, सीपीएम ऐसे कई दलों के नेताओं ने खुलकर अमेरिकी हमले की निंदा की है, लेकिन भारत ने अब तक खुलकर ट्रंप और नेतन्याहू को गलत नहीं बताया है। हमला सुबह हुआ है, लेकिन रविवार दोपहर यानी आज दोपहर के बाद मोदी ने जानकारी दी कि उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति से करीब 45 मिनट बात की और कूटनीतिक तरीकों से, संवाद से शांति बहाली पर जोर दिया। बहुत बढ़िया किया आपने। ऐसा ही ढुलमुल रवैया न्यूजीलैंड का भी रहा है। यहां के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने सभी पक्षों से वार्ता की ओर लौटने का आग्रह किया है, मगर खुलकर यह नहीं बताया कि न्यूजीलैंड राष्ट्रपति ट्रंप की कार्रवाई का समर्थन करता है या नहीं, जैसे अपने देश में नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस तो खुलकर ट्रंप के साथ खड़े हो गए हैं, लेकिन अब यह हमला विश्व युद्ध जैसे खतरे बढ़ा रहा है। इस बारे में इन तथाकथित विकसित देशों को चिंता नहीं हो रही होगी, या हो भी रही है कि नहीं हो रही है पता नहीं। यमन, सीरिया ने कह दिया है कि वे ईरान के साथ हैं और हमले का जवाब देने के लिए अब हॉर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर के रास्ते पर बाधाएं खड़ी करने की तैयारी हो रही है, ताकि तेल की आपूर्ति रुके और दुनिया को समझ आए कि उसे कितना नुकसान हो सकता है। ईरान के विदेश मंत्री जो अभी से थोड़ी देर बाद रशिया पहुंचने वाले हैं, मॉस्को पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले वो तुर्की में थे। और अरागची ने इस हमले के बाद तुर्की में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि अमेरिका युद्धोन्मादी अराजक प्रशासन अपने आक्रामक कृत्य के खतरनाक परिणामों और दूरगामी प्रभावों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। ईरानी विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अंतिम लक्ष्मण रेखा सबसे खतरनाक रेखा है जो कल पार की गई। अमेरिका ने परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके इस लक्ष्मण रेखा को लांघने का काम किया है। वहीं आज अरागची की मुलाकात मॉस्को में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। रूस पहले ही इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दे चुका है। अब अगर ईरान को रूस का साथ मिल जाता है तो फिर दुनिया की महाशक्तियों के बीच ताकत का प्रदर्शन शुरू होगा, यह तय मानिए, और इसमें तीसरे विश्व युद्ध के लिए मैदान तैयार होगा। और रूस कह रहा है कि हम खुले तौर पर ईरान का साथ देंगे और ईरान को परमाणु हथियार भी उपलब्ध कराएंगे। आज ही रूस ने कहा है। और इसके बाद अब जब विदेश मंत्री ईरान के मिल रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से, तो क्या कुछ सामने आएगा निकल के, वो हम आप तक रात तक जब तक बातें आएंगी हम आपको उसको आप तक अपडेट करेंगे। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप ने न केवल अपने देश की जनता को बल्कि दुनिया को भी धोखा दिया है कि वो शांति चाहते हैं। असल में वो शांति की राख चाहते हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। दरअसल
डोनाल्ड ट्रंप शांति नहीं, शांति की राख चाहते हैं। यह बात इसलिए क्योंकि नेतन्याहू उसके बाद निकल के आए और उन्होंने कहा कि ताकत से ही शांति आती है। कैसी ताकत? यही ताकत जो ताकत दिखाने की कोशिश नेतन्याहू ने और डोनाल्ड ट्रंप ने मिलकर की है। दुनिया को शांति की तरफ ले जाने का प्रण, ले जाने की कस्में खाई थी इन्हीं देशों ने, और यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया बिल्कुल बर्बादी की कगार पर थी। तब से लेकर आज तक इस ढंग से पोलराइजेशन नहीं हुआ था जो अभी हो गया है। इसलिए यह चिंता का विषय है, और सबसे ज्यादा चिंता का विषय भारत के लिए है कि आखिर भारत किधर है। भारत उसी ढुलमुल रवैये पर आज भी अटका हुआ है। नरेंद्र मोदी के शब्दों में वो खुद लटक गए हैं, अटक गए हैं और भटक गए हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ईरान ने जवाबी कार्रवाई जो की है उससे इजराइल यहां परेशान नजर आ रहा है। कोहराम मचा हुआ है इजराइल में। चलिए शुरुआत करते हैं यहीं से। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। इस वक्त देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं उधर पटना से, शायद पटना में ही हैं हमारे साथी प्रेम कुमार जी आपका स्वागत करता हूं। जयशंकर गुप्त जी इधर दिल्ली से जुड़े हुए हैं। इधर दिल्ली से ही शायद अमरीश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, मुझे ध्यान नहीं है, पता नहीं कहां से जुड़े हैं, लेकिन अमरीश मिश्रा जी आपका स्वागत है। और उधर ईरान से जुड़ गए हैं आकिब जैदी साहब आपका स्वागत करता हूं। और साथ में प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं इधर दिल्ली से, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। आप सबका स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सबसे पहले आकिब जैदी साहब के पास चलेंगे क्योंकि ईरान से जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं समय कम है और कब इंटरनेट बंद हो जाए ये भी पता नहीं, इसलिए आपके पास सबसे पहले सुबह से धमाकों की खबर जैदी साहब यहां आ रही है, खबरें आ रही हैं, लेकिन आप लोग चूंकि वहां हैं, ईरान में हैं, तेहरान में हैं, कोई हमारे साथी कुंभ में हैं, और आप लोगों से बेहतर और कौन बता सकता है कि आखिर वहां चल क्या रहा है। जो अमेरिका दावा कर रहा है उसमें कितना दम है? क्या दरवाजे पे आके एक फुलझड़ी छोड़ के चला गया अमेरिका, या कोई बम भी छोड़ा है? जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने का। मैं इस वक्त ईरान में हूँ, कुम नाम के शहर में, जो फोर्दो से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर है। ये जो हमला हुआ, ये इसकी पुष्टि मैं इस एतबार से कर सकता हूँ कि यहाँ की गवर्नमेंट ने फ़ौरन इसका ऐलान कर दिया कि ये तीनों लोकेशंस पर हमला हुआ है। वरना हम लोग कुम में जो इतना नज़दीक हैं फोर्दो के, हम लोगों ने ना कोई धमाके की आवाज़ सुनी, ना कोई चीज़ हमें दिखाई दी। हमला हुआ होगा क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि हुआ है, हम लोगों ने डायरेक्टली कुछ नहीं देखा। और सामान्य जीवन, यातायात वगैरह यहाँ कुम में वैसी ही जारी है जैसे पहले जारी थी। दुकानें खुली हैं, ट्रैफिक है वगैरह, वो सब वैसे ही चल रहा है। तो आज का दिन और कल का दिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी के एतबार से कुम में भी कोई अलग नहीं है, और मेरा अनुमान यह है कि ईरान के दूसरे शहरों में भी कोई इस सिलसिले में तब्दीली नहीं आई होगी। लेकिन हाँ, आज का दिन है बहुत अहम और बहुत ऐतिहासिक दिन है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी चंद वजह है। एक वजह तो ये है कि आज पहली बार शायद हमारे दुनिया के इतिहास में ये हुआ है कि एक ऐसा देश जिसके पास हज़ारों परमाणु हथियार हैं, जिसने परमाणु हथियार का अवैध इस्तेमाल भी किया है। जापान में सन 1945 में लाखों लोगों को सेकंडों में जो है मौत के घाट उतारा। उसने इसराइल के साथ मिलकर, जो कि एक और परमाणु हथियार रखने वाला देश है, उन दोनों ने मिलकर एक ऐसे देश पर हमला किया है जिसके पास परमाणु हथियार नहीं है और न वो बनाने की कोशिश में है, कि जिसकी पुष्टि IAEA की अलग अलग रिपोर्ट्स में हुई है। और ख़ुद अमेरिकन डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें अभी बहुत रिसेंटली 5 महीने पहले तुलसी गैबर्ट की जो रिपोर्ट थी, उसमें भी यही कहा गया कि कोई भी ऐसी मालूमात, ऐसी कोई भी जानकारी नहीं जिसके बिना पर यह कहा जाए कि ईरान कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि इतना ऐतिहासिक जुर्म और क्राइम शायद पहली बार दुनिया के इतिहास में पेश आया, बहुत ख़तरनाक क्राइम भी। दूसरी एतबार से ये ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इस हमले ने एक चीज़ को बहुत ही स्पष्ट कर दिया है, और वो ये है कि जिस इंटरनेशनल फ्रंट और एक्सेस का सरबराह और लीडर अमेरिका है, इंपीरियल एक्सेस, साम्राज्य मोर्चा, जो भी आप नाम दें, अहंकारी मोर्चा, इसमें इसके सरगने की, इसके लीडर की अब पोजीशन इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि अब वो अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए, जैसे इसराइल है या दूसरे उसके प्रॉक्सीज़ हैं,
उसके ज़रिए अब अपने मकसद हासिल नहीं कर सकता। अब उसे मुखौटा उतार कर उसको खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है इतने ख़तरनाक कदम के साथ। तो इसलिए उस एतबार से भी ये तारीख़ी दिन है। यहाँ से आगे क्या हालात बनते हैं, ये अभी वक़्त ही बताएगा, लेकिन तमाम निशानियाँ इसी बात की तरफ जैदी साहब, लेकिन ये इशारा कर बताएं रही जैदी हैं। साहब, वहां का ओवरऑल, वहां की आवाम, जनता, उनके बीच क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? टेलीविजन जी, चैनल्स चल रहे हैं कि नहीं? इंटरनेट के जरिए आप जुड़े हुए हैं तो इंटरनेट की सेवा तो है, लेकिन और चूंकि आप कुंभ में हैं और वहां से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर वो जगह है जहां पर अमेरिका क्लेम कर रहा है, और ये जो तस्वीर हम दोनों के बीच में आ रही जो वीडियो है, ये वीडियो पेंटागन का, जो अभी थोड़ी देर पहले अमेरिकी पेंटागन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें इन्होंने बताया है कि मिडनाइट हैमर ऑपरेशन हमारा कितना सक्सेसफुल रहा, वो इसकी जानकारी पेंटागन के अधिकारी दे रहे हैं। लेकिन वहां के लोग, वहां की आवाम, क्योंकि अभी जुमे के दिन शुक्रवार को हम लोगों ने देखा कि पूरी जनता, खासकर कुंभ की तस्वीरें आप लोगों के जरिए भी मिली थी हम लोगों को, जो हम लोगों ने दिखाया भी था, जिसमें जनता, वहां की आवाम सड़कों पर थी। लेकिन क्या आज की तारीख में सब कुछ शांतिपूर्ण है? यह तस्वीर उस दिन की है, जी, शुक्रवार की। जी हाँ, बिल्कुल। आज की तारीख़ में जी, श्रीवास्तव साहब, ये आज की तारीख़ में जो है वो जो कल की सिचुएशन थी, वही पैटर्न आज की तारीख़ में जारी है, लेकिन और ज़्यादा ज़ोर और शिद्दत के साथ। कल की पोज़ीशन, मानसिकता यहाँ की जनता की क्या है? वो ये है कि हम बहुत खुश हैं। हम खुश हैं क्योंकि हमको मौका मिल रहा है इज़राइल जैसा जो जेनोसाइडल एक स्टेट है, उसके ऊपर हमला करने का। और हमें लग रहा है कि ईरानी अवाम को ये लग रहा है कि हमारे लिए एक जीत बहुत करीब, बहुत ही नज़दीक, हमें कोई बड़ी जीत मिलने वाली है। ये कल मानसिकता ईरानी पब्लिक की थी। आज उस मानसिकता में अगर कोई तब्दीली आई है, तो इस पर यकीन में और इज़ाफ़ा ही हुआ है। और इसीलिए आज अभी थोड़ी देर पहले से खबरें आ रही हैं कि कुछ मुख्तलिफ़ शहरों में छोटे-बड़े प्रदर्शन निकल रहे हैं ईरान के हुकूमती निज़ाम के सपोर्ट में, और उससे ज़्यादा अहम, अमेरिका के इस नए जुर्म की निंदा करने के लिए और इंतकामी कार्रवाई, यानी बदला लेने की कार्रवाई की डिमांड और मांग को लेकर ये निकल रहे हैं। तो यहाँ की पब्लिक में इस मुकाबले में डटे रहने का जो जज्बा है, वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, और अमेरिका के आज के इस हमले ने इस जज्बे में और भी बढ़ोतरी पैदा कर दी है। जी, आवाम वहां की जो है वो निकल रही है सड़कों पे, आप कह रहे हैं, और एक सपोर्ट मिल रहा है वहां की गवर्नमेंट को। और विदेश मंत्री ईरान के अब रूस पहुंचने वाले हैं, मॉस्को पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ अब सरकार की तरफ से वहां जानकारियां मिल रही हैं? थोड़ा ये भी बताइए, फिर अमरीश मिश्रा जी के पास आऊंगा। लेकिन थोड़ा सा अब आगे क्या कदम है? सुबह से खबर यह मिली जी। कि दिन में ही कई, एक नहीं कई बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई ईरान से इजराइल की तरफ। इसमें कितनी सच्चाई है? जैदी साहब शायद डिस्कनेक्ट हो गए। मुझे ये चिंता रहती है जब भी ईरान से किसी साथी को जोड़ता हूं, क्योंकि अभी युद्धग्रस्त वो देश है, और दोबारा जोड़ने की कोशिश करता हूं उनको। और सबसे बड़ी चीज, क्योंकि इसके बाद ईरान ने साफ साफ ऐलानिया तौर पे कह दिया है कि अब अंजाम भुगतने के लिए न सिर्फ इजराइल तैयार रहे, बल्कि अमेरिका भी तैयार रहे, क्योंकि ईरान का दावा है कि हमने शुरुआत नहीं की, और इजराइल ने और अमेरिका ने यूएन चार्टर का यहां। जी, हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। जैदी साहब, आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या जो खबरें आ रही थी सुबह से कि कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी गई, दागी गई हैं इजराइल के ऊपर, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, ये बात सही है कि आज सुबह भी बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स और बहुत ही ज़्यादा क्षमता रखने वाली और तबाहकुन किस्म की बैलिस्टिक मिसाइल भेजी गई हैं, और ख़ास उनके मिलिट्री कुछ सेंटर्स को टारगेट किया है। ये बात सही है, बल्कि ये तो पिछले 9-10 दिन से जो रोज़ाना रिटेलिएटरी और जवाबी कार्रवाई चल रही है इसराइल पर, उसकी ये 20वीं लहर थी। इसको डायरेक्टली, इसको अमेरिका के हमले से नहीं जोड़ा जा सकता। अमेरिका के हमले की जवाबी कार्रवाई अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन तमाम आसार यही हैं, तमाम इशारे इसी बात के हैं कि वो जवाबी कार्रवाई जल्द शुरू होगी, शायद आज रात, शायद कल तक,
शायद मुमकिन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो जाने के बाद शुरू हो, लेकिन जल्द ही आज कल परसों के अंदर ये कार्रवाई शुरू होगी और ये कार्रवाई भी बड़े पैमाने पर होगा, क्योंकि ईरान सालों से कहता आया है कि हमारे पास अमेरिका को के ऊपर जवाबी कार्रवाई करने के लिए एक बहुत लंबी लिस्ट है, हमारे पास बहुत लंबा एक मेन्यू है कि अगर हम सालों भी लगा देंगे इस जवाबी कार्रवाई में टारगेट करते हुए उनके मिलिट्री और उनके दूसरे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को, तो भी शायद हमारे पास इस लिस्ट में और चीज़ें बाकी होंगी। तो ये आएगा हमला, ये रिटेलिएटरी कार्रवाई, लेकिन ये अंधाधुंध नहीं होगी, ये एकदम बौखलाकर नहीं होगी, बल्कि सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप इसको एस्केलेट किया जाएगा, यहाँ तक कि वेस्ट और अमेरिका को घुटने टेक कर नेगोशिएशन करने के टेबल पर वापस लाया जा सके। ईरान भी नेगोशिएशन के ही ज़रिए एक्सपेक्ट करता है कि सल्यूशन फाइनली मिलेगा। जिस तरह ईरान हमेशा से ये मानता है कि पैलेस्टाइन का भी मसला फाइनली डेमोक्रेटिक तरीके और रेफरेंडम के ज़रिए सॉल्व होगा, लेकिन उस सही नेगोशिएशन का माहौल बनाने के लिए या पैलेस्टाइन में रेफरेंडम का माहौल बनाने के लिए एक दौर, एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट मुकदमे के तौर पर जैदी साहब, एक सवाल, आप लगता है माफी कि चाहूंगा, वो आपको ज़रूरी है। टोक रहा हूं बीच में। एक सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि उसने एयरबेस का इस्तेमाल करने दिया, या एयर स्पेस का ही कह लीजिए, बेस ना भी कहें, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आई हैं, इसलिए मैं ये सवाल रख रहा हूं। और लेकिन पाकिस्तान दूसरी तरफ इस कार्रवाई का, अमेरिकी कार्रवाई का की आलोचना भी कर रहा है। तो पाकिस्तान को ईरान आज की तारीख में किस रूप में देखता है, पहली बात। दूसरा सवाल, क्या इस कार्रवाई के बाद इस्लामी देशों को एकजुट होने का भी मौका मिल रहा है, जो ईरान के साथ आएंगे? और क्योंकि ओमान से लेकर सऊदी अरब तक सबने इस कार्रवाई की आलोचना की है और ईरान के पक्ष में इन लोगों की बातें आई हैं। जी देखिए, जैसे जैसे ये अमेरिका और वेस्ट के हमलात होते रहते हैं मुसलमान देशों पर, मुख्तलिफ हों, चाहे वो किसी ज़माने में इराक़ पर उन्हीं ने हमला किया या अभी आप जो गज़ा का जो जेनोसाइड है, हर जो ये लहर होती है उनकी तरफ से जेनोसाइड की, हमले की, तो उसके नतीजे में मुसलमानों की अवाम, जिसको उम्मत कहा जाता है, आम लोगों के एकजुट होने का और ज़्यादा ज़मीन उसके लिए हमवार होती है। ये तो कदम ब कदम ये सिलसिला चल ही रहा है और अभी ये जो मौजूदा ये जो जंग छिड़ गई है, इसकी वजह से और आम जनता। जैदी साहब डिस्कनेक्ट हो गए हैं, दोबारा जुड़ते हैं, तब तक आना चाहता हूं अमरीश मिश्रा जी आपके पास। अमरीश मिश्रा जी, कैसे आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो है? जैदी साहब जी, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही जी, मैं बस अपनी बात पूरी कर लूँ। मैं बात पूरी कर लूँ कि जहाँ तक गवर्नमेंट और हुकूमतों की बात है, तो इसमें मुसलमान देशों की गवर्नमेंट्स ने इस अमेरिका के इस मुजरिमाना हमले की भी निंदा की है, जिस तरह इसराइल के वो क्रिमिनल हमले की उन्हीं ने निंदा की थी। लेकिन अमली तौर पर अगर हम चाह रहे हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई मिलिट्री सपोर्ट फिलहाल कोई दूसरा मुसलमान देश ईरान को प्रोवाइड करेगा, तो वो अभी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान ने अपने आप को इस युद्ध के लिए इस तरह तैयार किया है कई दशकों से कि उसको फिलहाल और अभी बहुत दिन तक किसी की भी मदद की ज़रूरत नहीं, चाहे वो कोई मुसलमान देश हो, चाहे वो रशिया या चीन जैसी बड़ी ताकतें भी हो। आप जानते हैं, पुतिन साहब ने 3-4 दिन पहले रशिया में एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आप सैनिक अपने बल को ईरान के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, कुछ उनके साथ ऐसा मामला है, तो उन्होंने कहा कि हमारा उनके साथ सैनिक एतबार से कोई भी हमारा उनके दरमियान अग्रीमेंट ही नहीं है। हमने एक वक्त कोशिश की कि हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हो ईरान के साथ, ईरान ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस टॉपिक में। ये पुतिन साहब का इंटरव्यू है 3 या 4 दिन पहले का, सर्च करके आपके व्यूअर्स देख सकते हैं इसको। तो इसमें कोई और आएगा नहीं। बुनियादी वजह यह है कि एक बहुत लंबे अरसे तक ईरान ने अपने आप को ऐसे आमादा किया है सैनिक जंग के लिए कि जिसमें किसी और के आने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है।
जी जी, शुक्रिया। आप जुड़े रहिए। थोड़ा दोबारा आता हूं आपके पास। अमरीश मिश्रा जी, आपके पास जल्दी से आना चाहता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया, और सबसे बड़ी चीज कि यहां से अब क्या कुछ होते हुए आप देखते हैं? क्या ईरान जो है वो अब यहां पर जवाबी कार्रवाई अमेरिका के खिलाफ करते हुए नजर आएगा? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि दर्शकों को कुछ तथ्यों को जानने का अधिकार है। देखिए, अगर अमेरिका ने जहां स्ट्राइक किया, जो 3 जगह हैं, फूद्रो, इस्फहान और नतांज, अगर वहां पर न्यूक्लियर वेपन्स थे, हालांकि ट्रंप ने कहा है कि हमने यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटीज पे हमला किया है, लेकिन प्रचार यही किया जा रहा है, भारत में भी प्रचार किया जा रहा है, भारत में कुछ चैनल्स प्रचार कर रहे हैं, कुछ इवन रहीन जो सो कॉल्ड एंकर्स हैं वो प्रचार कर रहे हैं, और कुछ जनरल इस तरह से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। तो मैं उनके लिए ये साफ कर देना चाहता हूं कि पूरे अभी मौलाना साहब कौम में ही है, और कौम वहां से कि उन्होंने बताया 35 या 45 किलोमीटर दूर है। ईरान की जो स्पोक्स पर्सन है, उनका जो महिला है, उनका भी बयान आ चुका है कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं वहां पर पाई गई है। मैं आपको बताता हूं कि कोई भी अटैक, किसी भी थोड़ी भी यूरेनियम इनरिच्ड फैसिलिटी पे भी जो अटैक होता है, वो भी बंकर बस्टर बॉम्ब द्वारा, जो GBO 57 है, और जो करीब मेरी जानकारी के हिसाब से 7 B2 बॉम्बर्स, उन्होंने 14 इस तरह के बॉम्ब गिराए, टोटल बॉम्ब 75 गिरे, यानी जो बाकी करीब 59 है, वो और भी बॉम्ब्स गिराए गए, 75 बॉम्ब गिराए गए, और ये भी 2 जगह, फूद्रो में और इसमें नतांज में। इस्फहान में 20 टोमोहॉक मिसाइल जो है वो सबमरीन द्वारा मारी गई। अच्छा, अब ये देखिए, अब यहां पर जो सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ही बेसिक, कि कभी भी जो यूरेनियम इनरिच्ड फैसिलिटी पे हमला होता है तो एक SAR कंफर्मेशन होता है कि कोई डिस्टर्बेंस है कि नहीं, सिस्टमैटिक कोई डिस्टर्बेंस है कि नहीं। एक क्रेटर क्लस्टरिंग होती है, कुछ क्रेटर्स क्रिएट होते हैं, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रप्चर होता है, एक सीस्मोग्राफिक लाइटिंग अप होता है, एक इमरजेंसी एयर लिफ्ट्स होती हैं, क्योंकि कोई तो होगा ना वहां पर इमरजेंसी, या कोई अपना साजो सामान उठाएंगे लोग। एक BDA लूप होता है, बॉम्ब डिस्पर्सल, जो एक फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद इंफ्रारेड फ्लेयर्स होती है। ऐसी कोई भी चीज तीनों साइट्स पे नहीं दिखाई पड़ी। एक वीडियो बना के एक इरानियन जर्नलिस्ट ने बकायदा फूद्रो से, पीछे धुआं दिख रहा है, फूद्रो से उन्होंने वीडियो जारी किया, और मैंने जब वो वीडियो X पे डाला, उसमें वो दिखाई पड़ रहा है कि कोई रेडियो एक्टिव कुछ है ही नहीं, उस तरीके की कोई चीज, एक सामान्य सा धुआं उठ रहा है। तो कई लोगों ने ग्रॉक से पूछा कि ये क्या है, तो ग्रॉक अब क्या कहे, ग्रॉक तो हर तरह की बात, ग्रॉक ने कहा US ने ये कहा, लेकिन वो जो जर्नलिस्ट कह रहा है वो भी ग्रॉक ने ट्रांसलेट किया। जर्नलिस्ट ने कहा मैं वहीं खड़ा हूं, और इस तरह का कोई यहां पर इंपैक्ट नहीं दिख रहा है। और आपको राजीव जी एक बात मैं बताता हूं, ये जो बंकर बस्टर बॉम्ब है, जो कि 14 गिराए गए 2 साइट्स पे, जैसे मैंने कहा इस्फहान पे टॉमहॉक मिसाइल गिरी, बंकर बस्टर बॉम्ब, अच्छा ठीक है, ये हमने मान लिया कि वो 90 मीटर नीचे ईरान की जो यूरेनियम एनरिच फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर वेपन नहीं थे, यूरेनियम एनरिच फैसिलिटी थी, ये सब मान रहे हैं। यूरेनियम एनरिच फैसिलिटी जो उसकी अपना जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर था वो 90 मीटर था, बंकर बस्टर बॉम्ब 60 मीटर तक ही पेनिट्रेट कर सकते हैं। चलिए हमने मान लिया कि वहां तक नहीं पहुंच पाए। उसके अलावा एक और कैपेबिलिटी है बंकर बस्टर बॉम्ब की, 600 मीटर तक वो एक ऐसा सब कुछ बर्बाद कर देते हैं, 600 मीटर चारों तरफ। ऐसी कोई भी स्थिति आपने देखी, दुनिया ने देखी? ईरान क्यों झूठ बोलेगा? ईरान ने तो सब कुछ साफ साफ बताया है कि कितने लोग अभी तक मारे गए हैं, जो घटनाएं हुई हैं। अमेरिका इस बात को कहता, इजराइल कहता ताल ठोक के कि हमने इतने इरानियंस को उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी के साथ मार दिया। एक भी बयान उनकी तरफ से नहीं आया। तो ये कैसा स्ट्राइक है न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे, इसमें एक इंसान ईरान का नहीं मारा गया है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वहां पर कोई यूरेनियम एनरिचमेंट भी था, कोई एविडेंस नहीं है, और ईरान भी यही कह रहा है। उसके बाद आप देखिए जो पूरी एक सिचुएशन आ रही है सामने की, जो ईरान ने हमला किया, जो पहले से तय था, जो 20th वेव अभी बता रहे थे मौलाना साहब भी, उसमें आप सोचिए कि जो बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जो
इजराइल के, वो नष्ट हो गए। उसके बाद कम से कम 13 जगह स्ट्राइक्स हुई हैं और पहली बार ईरान ने खैबर सीरीज की मिसाइल यूज की है, जिसमें सिज्जिल भी है। और सिज्जिल जो है, और सिज्जिल खुर्रम शहर 4 और उसके साथ साथ जो कादर मिसाइल्स हैं, ये सब देखिए 2000, ये करीब 14-15 मैक्स स्पीड पे चलती है, यानी साउंड के 14 या 15 जो साउंड की स्पीड होती है उससे ज्यादा, तो मतलब 18,000 किलोमीटर की स्पीड पे 6 मिनट में ये इजराइल पहुंचती है। इन्होंने तबाह कर दिया है। आज तेल अवीव की हालत यह है कि लोग शेल्टर में जा रहे हैं, जगह वहां नहीं है, इसलिए एक दूसरे से लड़ाई हो रही है, एक दूसरे पे पेपर स्प्रे कर रहे हैं। वहीं ईरान में, जैसा आपने सुना और आज सुबह भी मैं सुन रहा था, जो तेहरान से लोग बोल रहे थे कि वो उनका जीवन बिल्कुल सामान्य है। तो ये देखिए, जो ये मतलब कि ये तो गजब हो गया। अब इस समय इसका मतलब कि अब ये फेक स्ट्राइक्स की भी बात करेंगे। अमेरिका मारेगा कुछ और कहेगा कुछ। आज ट्रंप ने कहा कि बुली ऑफ मिडिल ईस्ट ईरान, बुली ऑफ मिडिल ईस्ट तो इजराइल है, वो पूरी दुनिया जानती है। दूसरा ट्रंप ने कहा कि इन्होंने हमारे हजारों लोगों को मारा, यानी अमेरिकन को। वो बात कर रहा था कि जो लेबनान में हिजबुल्लाह से लड़ाई हुई, हमास से लड़ाई हुई, तमाम जो इजराइल को सपोर्ट करता है, उसमें जो यूएस फोर्सेस को नुकसान हुआ। तो वो तो तुम सीधे सीधे मिडिल ईस्ट को कॉलोनाइज करना चाहते हो, जैसे इंग्लैंड ने भारत को कॉलोनाइज किया, यहाँ करोड़ों लोग मार दिए। उसी तरीके से तुम वहां कर रहे, तो वहां वो लोग रेजिस्ट नहीं करेंगे क्या? और उनको तुम आतंकी कहोगे। भारत में भी मैं इस पे बहुत सख्त एतराज जताता हूं। कुछ बड़े बड़े चैनल एबीपी जैसे, उनके एंकर बोल देते हैं कि हमास आतंकी है, ऐसा है, जबकि भारत की सरकार ये नहीं बोलती है, ये आगे बढ़ चढ़ के बोलते हैं और अपने को प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। तो मैं देखिए साफ तौर पे आपको कहना चाहता हूं कि ये जो एविडेंस ग्राउंड पे है, इस पे लोग बात करें कि ये कहां। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि 18 घंटे वो मिसौरी से B-2 जो जहाज है वो चले, और 18 घंटे की फ्लाइट वो तय करके यहां पर ईरान ईरान पहुंचे और ईरान पर उन्होंने स्ट्राइक की। और जो सबमरीन से जो टोमाहॉक मिसाइल मारे गए, वो 400 मील दूर थी। अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो B-2, ये 18 घंटे की जो इन्होंने उड़ान तय की, ये इसकी सत्यता क्या है? इसमें कुछ तो कहीं से तो कोई रिपोर्ट आई होगी ना। इन्होंने कितनी एयर स्पेसेस क्रॉस की, इसके बारे में कुछ लोग कह रहे हैं पाकिस्तान के एयर स्पेस क्रॉस की, लेकिन पाकिस्तान के एयर स्पेस क्रॉस करने का मतलब है कि ये 23 घंटे लगे होंगे, क्योंकि वो पूरा घूम के आएंगे। तो ये पूरा एक जो मिशन है, ये जो पूरा हुआ है, ये ट्रंप ने एक्चुअली कांग्रेस के सामने जाके ये यही कहेगा कि हमने जो किया उससे देखिए किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये हास्यास्पद है। इट हैज टर्न्ड इनटू अ फार्स। और नेतन्याहू की जो पोजीशन है आज की तारीख में, ईरान ने यह तय कर लिया है कि अमेरिका पे तो वो स्ट्राइक करेगा, वो आज नहीं तो कल करेगा, परसों करेगा, लेकिन उसके बीच में इजराइल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इजराइल के पास अब ईरानियन जो हमले हैं उनको झेलने की कुव्वत नहीं है। उसके डिफेंस सिस्टम डिप्लीट हो चुके हैं, उसके सब कुछ खत्म हो चुका है। और ईरान ने तो अभी शुरुआत की है, 5% भी उसने अपना जौहर नहीं दिखाया है। तो राजीव जी, ये पूरी सिचुएशन। हाँ, एक चीज और इंटरनेशनल डायमेंशन, रशिया ने कह दिया है कि अगर ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत है, उनके जो स्पोक्स पर्सन है मेदवेदेव, उन्होंने साफ कह दिया है कि न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत है तो हम देने को तैयार है। उन्होंने ये भी कह दिया है कि और भी किसी भी तरह की मदद हम देने को तैयार है। चाइना का स्टैंड आपके सामने है। अर्दोगन ने कल कह दिया कि तेहरान और इस्तांबुल एक है। अर्दोगन जैसा जिसको इन्होंने यूज किया ईरान के खिलाफ सीरिया में, अमेरिका और इजराइल ने, उसने कह दिया कि यानी जो हाल तेहरान का होगा वही हाल इस्तांबुल का होगा। और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, जो हाल तेहरान का होगा वही इस्तांबुल का होगा, जो हाल तेहरान का होगा वही दिल्ली का होगा। ये बात पूरे एक ग्लोबल साउथ की, अब इस समय पोलराइजेशन की स्थिति है, ग्लोबल साउथ पोलराइज हो रहा है। और जो नरेंद्र मोदी ने जो बात की है, उनकी इतनी डीप सिंपैथी और इंटरेस्ट है इजराइल के साथ, खुल के मैं बोल रहा हूं। लेकिन उन्होंने आज 45 मिनट जो ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है, ये दिखा रहा है भारत भी समझ रहा है इस चीज को, उसको समझना ही पड़ेगा। दबाव है कि कल दिल्ली की भी वही हालत होगी। और ये अलग बात है कि तेहरान जो है उसको अंडर एस्टिमेट किया गया। उसने जो वो हमले करेगा, और वो अभी देखिए अपर एज किसके पास है वॉर में, ईरान के पास है, क्योंकि वॉर तो इजराइल से हो रही है। अमेरिका तो अभी तक फॉर्मली आज भी अमेरिका ने नहीं कहा कि हम फॉर्मली वॉर में एंटर कर गए। उसने तो कहा कि हमने
न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया है उसने, और ट्रंप ने कुछ अपने अंदाज में ईरान को कुछ बुरा, मतलब बुरा भला कहा, लेकिन ये तो नहीं कहा फॉर्मली कि हम वॉर में एंटर कर रहे हैं। वो वॉर तो इजराइल से चल रही है, तो इजराइल के से जो वॉर चल रही है उसका फैसला होगा साइड बाय साइड, पूरी दुनिया ग्लोबल साउथ स्पेशली मिलके अमेरिका को मारेंगे। ये पूरी स्थिति है राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चीन और रूस, इन दोनों को लेकर खूब चर्चा हो रही है, आपने जिक्र किया भी। जरा जल्दी से एक बार और आना चाहता हूं जैदी साहब, फिर हमारे तमाम साथी हैं उनके बीच भी आता हूं, और चूंकि आप जैदी साहब वहीं पे हैं, जरा चीन और रूस और इस्लामिक कंट्रीज को लेकर क्या कुछ वहां चल रहा है, क्या सुगबुगाहट है, और आगे जो बातें यहां बता रहे हैं अमरीश मिश्रा जी, उन बातों को भी थोड़ा आगे बढ़ाइए कि क्या अब यहां से तैयारी अमेरिका के लिए है? तैयारी ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि जब से इजराइल ने हमला किया है उसके बाद से ईरान ने यह दिखाना शुरू कर दिया कि हम कमजोर नहीं हैं, और शायद इसीलिए यहां इजराइल अमेरिका का मुंह देखने लगा। इजराइल नेतन्याहू का आज जो बयान आया है वो बयान साफ साफ दिखाता है कि नेतन्याहू अमेरिका के दम पे ही ये सब कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को अपने यहां इंपीचमेंट तो खैर दूर की बात है, लेकिन बहुत कुछ अगर झेलना पड़ गया, यूनाइटेड नेशन में भी झेलना होगा और जनता के बीच भी झेलना होगा, ये सब अगर हो गया तो फिर यहां ईरान और अमेरिका तो के बीच जो इजराइल आता है वो कहां दिखाई देता है आपको? तो इसलिए 3 सवाल यहां पे हैं, रूस, चीन, अमेरिका और वहां की यानी ईरान की जनता और इजराइल। शुक्रिया। मैं भी जरा अपना शॉर्ट में जवाब देंगे। दरअसल मैं इजाजत चाहूंगा, एक और प्रोग्राम में मुझे जाना पड़ेगा। इसीलिए जी तो जी हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने पिछले जवाब में कहा, वो ये कि जो चीन और रूस की जहाँ तक बात है, तो उनका डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट है वो ईरान के लिए है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हीं ने स्टेटमेंट्स इस बारे में दिए हैं, या रशिया ने ये स्टेटमेंट दिया कि बूशहर न्यूक्लियर प्लांट में, जो वहाँ सिविलियन एनर्जी का ईरान में एक प्लांट है, वहाँ पर जो रशियन टेक्नीशियंस हैं उनको हम वहाँ से फ़िलहाल नहीं हटाएंगे। ये एक किस्म का मॉरल सपोर्ट है ईरान के लिए। तो डिप्लोमेटिक और मॉरल सपोर्ट, या आज जो रशिया से स्टेटमेंट आया कि अगर उनको ज़रूरत है एटॉमिक बॉम्ब की तो हम अपना उनको बम दे देंगे, ये सब अच्छी बातें हैं ईरान की निगाह से देखा जाए तो। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ में से कोई भी एक्टिवली आके मिलिट्री से इन्वॉल्वमेंट उसका होगा, उसके चांसेस मुझे नज़र नहीं आते। फिर असली वजह यही है कि फोर्सिएबल फ्यूचर में इसकी ज़रूरत महसूस नहीं होने वाली है, क्योंकि ईरान ने अपने आप को प्रिपेयर किया है, तैयार किया है कि वो अमेरिका के साथ एस्केलेट करता जाएगा इस जंग को ऊपर की जानिब, और बहुत दूर तक किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक रहे यहाँ दूसरे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो आसपास में हैं, देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ तो यहाँ पर अमेरिका के दम पर चल रही हैं, तो उनके स्टेटमेंट्स वगैरह और सब के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हाँ, मुस्लिम वर्ल्ड की पब्लिक का जो का दिल है वो ईरान के ही साथ है। लेकिन जो पावर्स हैं भी, मिलिट्री पावर्स मुस्लिम वर्ल्ड में, जैसे टर्की है, जैसे पाकिस्तान है, कि ये एक मीडियम लेवल के मिलिट्री पावर्स इनको माना जा सकता है, ये लोग भी फ़िलहाल इनका कोई डायरेक्ट रोल मिलिट्री एतबार से नहीं होगा। हो सकता है फ्यूचर में एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहां पर इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो, लेकिन आइंदा चंद हफ्तों महीनों में तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि अमेरिका एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ, इसके अलावा मुझे नहीं लगता किसी और कंट्री का बाकायदा इन्वॉल्वमेंट होगा। हाँ, जो ईरान के साथी हैं रेजिस्टेंस एक्सेस में, यमन ने शुरुआत कर ली है, या दूसरे भी जो हिस्से हैं रेजिस्टेंस एक्सेस के, जो इस्लामी प्रतिरोध मोर्चा के हिस्से हैं, वो इसमें अपना भाग्य अदा करेंगे। और इसी तरह अमेरिका के जो ख़ास प्रॉक्सीज और एजेंट्स हैं, जैसे इसराइल है या और कुछ देश हैं, वो लोग भी अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन इंडिपेंडेंट कोई और कंट्रीज डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो, अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ, बहुत शुक्रिया जैदी साहब, माफ़ी चाहता हूँ। जी हाँ, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला इस व्यस्त समय में। आप जानते हैं कि ईरान में जो कुछ चल रहा है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। एक बार जल्दी से फिर से अमरीश मिश्रा जी के पास आता हूं, फिर आप तमाम हमारे चारों साथियों के बीच आता हूं। अमरीश मिश्रा जी,
एक आपसे आखिरी सवाल आपसे भी जानना चाहता हूं कि क्या यहां से आप भारत के रोल को थोड़ा और इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। भारत, अभी आप कह रहे थे कि जो इस्तांबुल का हाल होगा वही हाल दिल्ली का भी होगा। जो हाल अब इसको जोड़ सकते हैं मॉस्को भी, क्योंकि मॉस्को कह रहा है कि हम हथियार देने के लिए, ईरान को हथियार देने के लिए तैयार हैं खुले तौर पर। अभी से थोड़ी देर पहले चीन का भी बयान आ गया, आधिकारिक बयान आ गया है, और पहले से भी आ रहा था लेकिन अभी और खुले तौर पे आ गया है। तो चीन हो यानी बीजिंग हो चाहे मॉस्को हो, और इन सब के बीच दिल्ली कहां दिखाई देती है आपको? देखिए, मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूं राजीव जी, यहाँ जो मुझे दिख रहा है राजनीतिक, जिस तरफ राजनीतिक सुई घूम रही है, नरेंद्र मोदी का इस तरह से बात करना और नरेंद्र मोदी को इस उस पे आ जाना, जबकि उन्होंने इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया उसकी मुखालफत नहीं की थी। उसके साथ उन्होंने, उसके बाद जो ईरान ने हमला किया उसका भी उन्होंने साथ नहीं दिया था, लेकिन इसमें उन्होंने बात की। देखिए, बात यह है कि इंडिविजुअल लीडर्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के जो पहले कहे जाते थे, आज ग्लोबल साउथ कह लीजिए, जो इंडिविजुअल लीडर्स है वो जो भी विचारधारा रखते हैं। अब देखिए, यहाँ के प्रधानमंत्री की विचारधारा इस्लामोफोबिया है, किसी से छुपी नहीं है, वो खुद नहीं छुपाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि परिस्थितियां ऐसी हैं, अगर भारत की संप्रभुता बचानी है तो इस्लामोफोबिया तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो यहाँ की जनता तुमको छुड़वाएगी। कैसे नहीं छोड़ो? देखिए, ये होती है जब राजनीति जो है वो बड़े बड़े मतलब हिटलर जैसे लोगों को खैर मारी देती है, लेकिन जो उसकी सोच वाले कितने और थे, छोटे छोटे हिटलर, उनकी सोच को बदलना पड़ा, उनको सरेंडर करना पड़ा। डिगॉल जैसे आदमी को जो फ्रेंच था वो भी अथॉरिटेरियन था, लेकिन उसको तो बंदूक उठानी पड़ी हिटलर के खिलाफ। तो ये मैं आपसे कह रहा हूं कि जो ग्लोबल साउथ की सिचुएशन है, जियोपॉलिटिक्स में जियोग्राफी बहुत जरूरी है। भारत जहां पर है वहां पर वो रह ही नहीं सकता है बिना चाइना, रशिया, ईरान के, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। वो इजराइल और अमेरिका के सपोर्ट से एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, और अमेरिका ने उसको धोखा दिया बार बार। इजराइल का कोई वजूद अब नहीं रह गया है क्योंकि वो मदद कर सके। तो इसलिए देखिए, ये एक बड़ा चेंज होने जा रहा है, ये जो अभी घटना हुई है, और जो आने वाले दिनों में जो युद्ध और शार्प होगा, इजराइल का डिमाइस होगा, क्योंकि इजराइल के पास अब कैपेबिलिटीज नहीं है। इजराइल का डिमाइस होगा, ईरान और अमेरिका के खिलाफ और कॉन्ट्रडिक्शन शार्प होंगे, युद्ध की शक्ल बढ़ेगी, अमेरिकन ठिकानों पे जगह जगह हमले होंगे। तो मैं उसको देख रहा हूं कि जो अमेरिका इजराइल का पोल है वो गिर रहा है, और जो भारत ने विदेश नीति अपनी बदली थी, 1991 में इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, और फिर वो जो विदेश नीति है वो अपने चरम पे पहुंच गई नरेंद्र मोदी के समय, जो पूरी तरह से भारत अमेरिका इजराइल के एक तरह से कैंप में आ गया। वो भारत को पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो कैंप ही खत्म हो रहा है, उस कैंप का रेलेवेंस नहीं है। तो ये राजीव जी देखिए, भारत की जो सिचुएशन में किसी से भी बहस करने को तैयार हो। आज कोई भी देखिए, आप टीवी चैनल पे बड़बोली बात, या वो ये कहे कि ईरान को अमेरिका ने मार दिया, अमेरिका खुद ही नहीं कह रहा है तो तुम क्या कहोगे? मैंने बताया इंडिकेटर्स, वो इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि ये कैसी स्ट्राइक थी जहां कोई मारा ही नहीं गया, कुछ हुआ ही नहीं। अब आप ये सोचिए कि भारत में जो भी इस तरह से बोल रहे हैं, सवाल ये है कि आज इंडिया के सामने चॉइस क्या है, सिवाय इसके कि वो ईरान का साथ दे, सिवाय इसके कि वो रशिया, चाइना और तमाम लोगों के साथ सुर में सुर मिलाए, उसके पास और चॉइस नहीं है। तो ये देखिए राजीव जी, पॉलिटिक्स का कंपल्शन है, जियो पॉलिटिक्स का पूरा एक अंदरूनी एक जो बाहरी दबाव होता है वो है, और भारत की आप देखिएगा 6 महीने में राजनीति यही सब घटनाएं बदलेंगी। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। जल्दी से आना चाहता हूं जरा प्रशांत जी आपके पास। प्रशांत जी, इस पूरे घटनाक्रम पे आपका नजरिया जरा आपसे भी समझना चाहता हूं। जियो पॉलिटिक्स की भी बात हम कर रहे हैं, और बात अगर ये लड़ाई शिफ्ट होती है, यानी सीधा सीधा अमेरिका और ईरान के बीच वाली लड़ाई होती है, तो ऐसे तो नज़र नहीं आता कि अकेला अमेरिका और अकेला ईरान होगा। यानी यहाँ पर चाइना और रशिया की एंट्री भी होगी खुले तौर पे, ये माना जाए, और ये माना जाए कि उधर नाटो हो सकता है। हालांकि नाटो पूर्ण रूप से आज की तारीख में अमेरिका के साथ नज़र नहीं आता है, लेकिन अमेरिका के साथ नाटो कंट्रीज आएंगे ऐसा भी दिखता है। और यानी एक बड़े युद्ध की तरफ जाते हुए हम दुनिया को देखते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले जरा इजराइल की तरफ आइए, तो इजराइल आपको कहां दिखाई देता है आज की तारीख में? राजीव जी, पहली शुरुआत भारत से करते हैं जी, क्योंकि ईरान जियोपॉलिटिक्स पे जयजी साहब और मिश्रा जी
अमरीश जी काफी बात कर गए और वो बात मैं आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन भारत की स्थिति बड़ी क्यों नरेंद्र मोदी ने 45 मिनट बात किया, लेकिन भारत को एक फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? एक बड़ी वजह है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम था, न्यूक्लियर पावर नहीं थी, न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास नहीं थे। और भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो वेपन प्रोग्राम भी है, सिविल प्रोग्राम भी है। ईरान एनपीटी का सिग्नेटरी है, भारत ने एनपीटी पे सिग्नेटरी नहीं है, भारत ना सीटीबीटी का ना एनपीटी का जी। तो भारत की पोजीशन, कल को ट्रम्प अगर ये कहने लगे कि भारत के भी हम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को जो है डिसमेंटल करें, भारत भी, ट्रम्प को तो 5 मिनट लगेगा जिस तरीके की उनकी मानसिकता है ये कहने में। तो भारत को अपनी पोजीशन बड़ी क्लियर करनी चाहिए कि भारत की स्थिति ईरान जैसी ही है, बल्कि ईरान से भी ज़्यादा वनरेबल है। अगर नेतन्याहू और ट्रम्प की इस तरीके की गुंडागर्दी में शब्द इस्तेमाल करूंगा, ये जंगल राज है। और इसको तुलना आप इसकी कर सकते हो 1936 में हिटलर ने जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से को नहीं माना था, वहीं से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भूमिका बनी थी। एग्जैक्टली वही हो रहा है कि नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया की शांति के लिए खतरा है। और ये किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मान रहे हैं, ये अपनी इंटेलिजेंस को भी नहीं मान रहे हैं। अपनी इंटेलिजेंस चीफ को ट्रंप ने कह दिया कि वो गलत कह रही है। वो आईएईए को नहीं मान रहे, वो यूनाइटेड नेशंस को नहीं मान रहे, और अपनी पार्लियामेंट को नहीं मान रहे। अपनी पार्लियामेंट के पास भी वो नहीं गए ट्रंप इस हमले के पहले, जो कि कानूनी रूप से आवश्यक है वहां अमेरिका में, जिसके सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेतन्याहू और ट्रंप की जो जोड़ी है ये एक बहुत खतरनाक जोड़ी है, और ये किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं मान रहे। ये बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले की स्थिति बन रही है। पूरी दुनिया को इसमें बहुत ही सजग होना चाहिए, और भारत को तो खासकर। अब मैं बात करता हूं कि जो वहां हुआ है। देखिए, जहां से जड्जी साहब थे जी, कॉम्ब, अगर जी। 14 GBU-57 30,000 पाउंड का बम, बंकर बस्टर, उसको अगर 14 बम गिराए हैं तो 35 किलोमीटर दूर जैदी साहब के घर में भूकंप के झटके आए होंगे, बिल्कुल। सिस्मिक एक्टिविटी होगी। तो वो नहीं हुआ, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, ऐसा कोई वीडियो नहीं है। राजीव जी, सैटेलाइट इमेजरी इतनी पावरफुल है कि मैं मिलिट्री और सरकारी सुविधाओं की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने घर में, अपने लैपटॉप में, अपने घर की छत दे सकता हूं। तो कोई सैटेलाइट इमेजरी भी आई है क्या? इतने बड़े पैमाने पर अगर हुआ है तो क्यों पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई वीडियो रिलीज नहीं हुआ? क्यों कोई तस्वीर रिलीज नहीं हुई? क्यों केवल ग्राफिक्स और मैप थे? हमले के इतने घंटों बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 10 घंटे के बाद, तो उनको रिलीज करना चाहिए था, वो रिलीज नहीं किया। दूसरी खबर यह है कि कोई 48 घंटे पहले ईरान को इस बात की जानकारी थी या दे दी गई थी, तो बहुत सारे लोगों को वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था। क्रिटिकल इक्विपमेंट को, क्रिटिकल फ्यूल को वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया गया होगा। ईरान ने आज 20 मिसाइल फेंके हैं इजराइल के ऊपर। जी। तो ये लंबा खींचने वाला वॉर है, और पूरी दुनिया को डिप्लोमेटिकली इसमें तैयार रहना होगा। भारत की स्थिति जो है वो बहुत क्रिटिकल है। भारत को एक इस वक्त आवश्यकता है कि भारत को लीडरशिप लेनी चाहिए। जी राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल। चीनी विदेश मंत्रालय का बयान आया है, एक्स पे चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने जो लिखा है आपको बता देता हूं। साफ साफ कह रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका के हमलों और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए की निगरानी में मौजूद परमाणु सुविधाओं पर बमबारी की चीन कड़ी निंदा करता है। अमेरिका की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उद्देश्यों और सिद्धांतों का गंभीर उल्लंघन है और इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ गया है। चीन संघर्ष में शामिल सभी पक्षों विशेष रूप से इजरायल से अपील करता है कि वो जल्द से जल्द सीज फायर करे, संघर्ष विराम करे, आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे और संवाद शुरू करे और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एक साथ मिलकर प्रयास करें कि न्याय कायम रखने और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए सारे जो देश हैं वो तैयार हो पाएं। ये बात चीन की तरफ से कही गई है। रूस ने साफ साफ कह दिया है कि दिमित्री मेदवेदेव ने कि हम ईरान को हथियार, परमाणु हथियार तक सप्लाई करने के लिए तैयार हैं और अभी से थोड़ी देर बाद जब विदेश मंत्री ईरान के मिलेंगे व्लादिमीर पुतिन से तो आगे क्या कुछ होगा वो भी देखा जाएगा। जल्दी से आना चाहता हूं जयशंकर जी आपके पास, और चूंकि आप भी ईरान के न सिर्फ भौगोलिक बल्कि वहां जाके समझ चुके हैं कि ईरान है क्या। प्रशांत टंडन जी वहां कई बार जाकर और वहां की चीज़ों को देख सुन चुके हैं, समझ चुके हैं, ईरान से जुड़े थे जैदी साहब, उनके जरिए भी हम समझ रहे थे। तो ईरान की भौगोलिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को हम आप सब अच्छी तरह से जानते हैं और वैसे में और बहुत करीब है भारत के, और भारत के लिए ईरान कहें तो एक पड़ोसी की तरह ही है। पाकिस्तान अगर साथ नहीं है तो ईरान को साथ आपको रखना होगा, अफगानिस्तान को साथ रखना होगा। ऐसे में ये पूरा का पूरा मामला जिसपे हम लोग भारत की जो पॉलिटिकल स्थिति और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 45 मिनट तक बात करना ईरान के राष्ट्रपति के साथ, वो उसके क्या मायने हैं जरा आपके नजरिए से भी। कल सोनिया गांधी की चिट्ठी का क्या ये असर है ये भी देखना चाहिए। माफी चाहूंगा, चिट्ठी नहीं बल्कि आलेख, जो आर्टिकल हिंदू में छपा है उस आलेख का असर है क्या, क्योंकि सोनिया गांधी ने जो कहा था वो आज यहां पर रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के की बातचीत और उसके बाद उनके एक्स पर लिखे गए ट्वीट से। इसलिए भी समझना चाहता हूं और इन सब का कितना असर जियोपॉलिटिकल, और उसमें भी जब ईरान इजराइल की तरफ देख रहा है तो ईरान साफ साफ कह रहा है कि अब तहस नहस करेंगे, अब खत्म करेंगे इजराइल को। राजीव जी, एक बात तो यह है कि इसके बारे में जैदी साहब ने कौम से और अमरीश मिश्रा जी ने, प्रशांत जी ने भी काफ़ी बता दिया है। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एक तो इजराइल का जो हमला हुआ ईरान पर, और उसके बाद अब जो अमेरिका का जो हमला हुआ है, ये अनकॉल्ड फॉर था। इसका कोई लॉजिक नहीं था, कोई इसका कारण नहीं था। ये सिंपली जो है साधारण रूप से देखा जाएगा तो ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, क्राइम है, ये इंटरनेशनल क्राइम इसको मानना चाहिए। इसको मानवता के हिसाब से देखना चाहिए। मेरे ख्याल से रिलीजन का तो जो है सो अलग है, क्योंकि इस्लामिक वर्ल्ड भी शिया सुन्नी और कितने सेक्ट्स में सब बंटा हुआ है, कौन किसको किस हिसाब से सपोर्ट करता नहीं करता है। लेकिन अब तो मामला मानवता के ऊपर संकट की बात के रूप में आ गया है। और भारत पाकिस्तान तो मतलब हमारे से ज़्यादा तो पाकिस्तान के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी 600-700 किलोमीटर की सीमाएं ईरान से लगती हैं, तो उसको तो भारी पड़ सकता है अगर इस तरह से करेगा तो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि भाई ईरान में जो है, जैसे खोम में जहाँ जैदी साहब बोल रहे थे, हम वहाँ खोम गए थे, वो अयतुल्ला खमैनी का इलाका है, वो पूरा का पूरा इलाका है जो। और ईरान में लगातार अमेरिका के खिलाफ तो एक तरह की नफरत का माहौल बहुत पहले से रहा है, क्योंकि अमेरिका ने उस समय शाह रजा पहलवी के साथ जिस तरह से समर्थन किया था, उनको भगाने में मदद की थी, और ईरान की क्रांति का विरोध, इस्लामिक क्रांति का विरोध किया था। हमने तब से देखा, हम जब गए थे ईरान उस समय भी जो अमेरिकन दूतावास कभी हुआ करता था उसको बंद कर दिया, वहाँ स्टैचू ऑफ लिबर्टी को तोड़ करके तहस नहस कर दिया था लोगों ने। मतलब एक तरह की नफरत का भाव जो है इजराइल और अमेरिका के प्रति ईरान के आम आदमियों के बीच में भी दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका जिस ढंग से लगातार कर रहा है, तो ईरान में भी जैसे जैदी कह रहे थे, तैयारियां लगातार चल रही हैं। ये हो सकता है कभी अमेरिका उस पर हमला कर सकता होगा। इजराइल ने तो कर दिया, फिर अमेरिका ने भी कर दिया, तो वो तैयारी उनकी चल रही है, पहले से ही चल रही है। कैसे बचाव करेंगे, कैसे जवाब देंगे, इस मामले में कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन
अब हमारी जो हालत है, मतलब भारत सरकार की, हम जैसे सोनिया गांधी का जो लेख है उससे जो मुख्य बातें निकल करके आई हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ईरान हमारा बहुत पुराना संबंध रहा है, हमारा उसके साथ सांस्कृतिक सामाजिक राजनीतिक संबंध रहा है। और इधर हाल के वर्षों में उन्होंने भी कहा कि इधर हाल के वर्षों में सरकार के लेवल पे इजराइल से भी हमारे संबंध अच्छे हुए हैं। ऐसे में हमको इस बात में पहल लेनी चाहिए, हमारी सरकार को भी पहल लेनी चाहिए ताकि ये संकट टले, संकट आगे ना बढ़े। इस मामले में भारत सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। अब पता नहीं उनके लेख से प्रभावित होकर के, क्योंकि उसकी तो बहुत प्रशंसा हुई है, सोनिया गांधी का जो लेख है उसको लेकर के काफी देश में माहौल बना है, तो हो सकता है कि उससे भी प्रभावित हुए हों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने 45 मिनट की बातचीत की ट्रंप के साथ। 35 मिनट की उनकी बातचीत का तो अब तो विज्ञापन भी आने लगा है, हमने देखा है। तो लेकिन ईरान के मसले पे अब जिस ढंग की लामबंदी हो रही है, जैसे मान लीजिए कि रूस है या चाइना है वो खुल करके साथ आ रहा है, उसी तरह से अमेरिका के साथ वो यूरोप का जो वर्ल्ड है, नाटो के देश हैं, आज नहीं तो कल अगर युद्ध छिड़ेगा तो आएंगे ही। तो उसकी चपेट में कौन आएगा? चपेट में तो हम सारे लोग आएंगे, मतलब चाहे वो हम युद्ध में भागीदार हो या ना हो, लेकिन जब बम गिरेंगे, बड़े बड़े बम गिरेंगे तो देख के थोड़ा गिरेंगे कि नहीं साहब हमको 10 किलोमीटर ही मार करना है। तो ऐसा नहीं, आज एक तरह से पूरी मानवता पे ही एक संकट की घड़ी आ गई है और इसमें भारत में भी जनता के लेवल पर भी लोगों को निकल करके ईरान का साथ देना चाहिए, इजराइल और अमेरिका का खुल करके विरोध करना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में भी जाना चाहिए कि भाई ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय अपराधी हैं। और दूसरी बात राजीव जी, एक मैं कह दूं कि जो हाल के वर्षों में जिस ढंग से उन्मादी नेतृत्व विकसित हुआ है और गाहे बगाहे उसको वहां की जनता का भी तात्कालिक समर्थन मिला है, अब ये लगने लगा है कि ये उन्मादी नेतृत्व उस देश को कहाँ ले जा सकता है। नेतन्याहू जैसा नेतृत्व जो है आज इजराइल को पूरी तरह से तबाही के कगार पे लाके खड़ा कर दिया है। वही हालत अमेरिका की है, अमेरिका ने भी इस तरह से कर दिया कि मजबूरी में भले ही उसका कोई साथ दे ना दे, लेकिन दिल के साथ, दिल की बात अगर हो तो अमेरिका के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता, ट्रंप के साथ कोई खड़ा होना नहीं चाहता। अमेरिका के साथ तो होगा, हो सकता है, लेकिन ट्रंप के साथ जिस ढंग का उनका व्यवहार, अब नोबेल प्राइज की बात कर रहा है वो आदमी, पाकिस्तान से वो इंडोर्समेंट करवा रहा है कि नोबेल प्राइज मिल जाए। मुझे तो लगता है कि नोबेल का कोई विपरीत कोई पुरस्कार हो, जैसे हिटली, मुसोलिनी, इस तरह का कोई उसके नाम का कोई पुरस्कार हो, तो वो ट्रंप के लिए उसका सबसे बड़ा दावेदार हो सकता है, ये हम कह सकते हैं आपसे। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी जरा अपने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ईरान आपको इसके बाद कहां दिखाई देता है? ईरान क्या और एग्रेसिव दिखाई देता है? आज ईरान ने जो हमला बोला है इजराइल के ऊपर, रात का इंतज़ार कीजिए, रात को हो सकता है कि कुछ उसका क्रिया की प्रतिक्रिया जो कहते हैं वो भी हो, लेकिन ईरान कितना मजबूत दिखता है यहाँ या कमज़ोर दिखता है, क्या है? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, ईरान के इर्द गिर्द और इजराइल के इर्द गिर्द जो बातें हो रही हैं वो सिर्फ दो देश के बीच का संघर्ष नहीं है, ये सबको दिख रहा है। जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो काम गजा में किया, उस काम को उनका लगता है मोटिव पूरा नहीं हो रहा था, तो उसको उन्होंने इजराइल तक पहुंचाया। और इजराइल के मान लीजिए गजा में तो एक वजह थी कि एक आतंकी संगठन ने इजराइल में घुस करके हमला किया था, उसके जवाब में वो युद्ध शुरू हुआ था। लेकिन ईरान के साथ तो ऐसा कोई कारण भी नहीं था जी। तो ये युद्ध क्यों शुरू हुआ और क्यों थोपा गया? तो ईरान पर जो घटना घटी है, हमला हुआ है, वो ये बताता है कि गजा में जो कुछ भी हुआ है उसमें भी आक्रमणकारी इजराइल और अमेरिका ही हैं। ये पुष्ट करता है, युद्ध को समझाता है कि दुनिया में ये युद्ध जो हो रहा है क्यों हो रहा है, उसको बताता है। अब ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल का नहीं है, इसके समर्थन में ये बात देखिए कि दोनों पक्ष को हथियार देने के लिए बड़ी महाशक्तियां खड़ी हैं और दिल खोल कर खड़ी हैं। यहाँ तक कि रूस का अभी ताज़ा स्टेटमेंट है कि हम
परमाणु हथियार भी देंगे इजराइल को जरूरत पड़े तो। चाइना भी साथ में खड़ा है और छोटे छोटे इस्लामिक कंट्रीज ने भी ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ खड़े होंगे। लेकिन ये सिर्फ इस्लामिक और नॉन इस्लामिक कंट्री का युद्ध नहीं है। ये युद्ध देखिए पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। एक नई गोलबंदी जो है वैश्विक स्तर पर वो होने जा रहा है। जैसे इस युद्ध का परिणाम देखिए, ईरान ने अभी जो अपनी खाड़ी में जो बैन लगाया है आवाजाही पर, अभी ताज़ा खबर जो आ रही है उससे क्या है कि कीमतें बढ़ेंगी कच्चे तेल की। इसका फायदा कौन उठाएगा? ये सब उनको पता है, अमेरिका को पता है कि हम ऐसा एक्शन लेंगे तो इस तरह से तेल का दाम बढ़ेगा और हम उस बाजार में हम अपना मार्केट बढ़ाएंगे। ये अमेरिका की फितरत है, उसकी कोशिश है। लेकिन इस बात को रूस भी समझता है, चाइना भी समझता है। तेल के बाजार पर कब्जा करने की लड़ाई जो अमेरिका ने खाड़ी युद्ध के समय से रखी है, चाहे इराक को बर्बाद किया, सद्दाम हुसैन को बेवजह दुनिया के सामने में जिस तरीके से मारा गया, दुनिया देखती रही जी। हत्या की गई सद्दाम हुसैन की, और अफगानिस्तान में जिस तरीके से चीजें घटित हुई, और अब लोग चाइना ने आज याद दिलाया है कि 2003 को याद कर लीजिए। वो क्या था, अफगानिस्तान में अमेरिका को एक समय के बाद पीछे हटना पड़ा, उस लड़ाई में उनको हारना पड़ा। आज तक दुनिया में कोई ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें अमेरिका जीता हो, उसको पीछे हटना पड़ा है। और इसीलिए ईरान में भी अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा, ये माना जा रहा है। लेकिन इस युद्ध की विभीषिका को कौन झेलेगा? वो अमेरिका की जनता नहीं झेल रही है। अमेरिका अपने तय दुनिया में मजबूत पोजीशन होने के कारण उसका फायदा उठा ले जाता है। लेकिन आज उस स्थिति में थोड़ा बदलाव आया है। आज चाइना जो कि महाशक्ति बन रहा है और इस युद्ध के बाद निश्चित रूप से स्पष्ट रूप से वो महाशक्ति बनता हुआ दिखेगा सबसे पहले नंबर पर अमेरिका के समांतर, क्योंकि चीन सीधे युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो व्यापारिक दृष्टिकोण से अपने आप को मजबूत कर रहा है अमेरिका के मुकाबले। और अमेरिका को ट्रंप जैसे नेता मिले हैं जो कि विध्वंसक हैं, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं बना रहे हैं, वो मेक अमेरिका फेक अगेन बना रही हैं, अमेरिका को ही फेक बना रही हैं। क्या है अमेरिका, ये अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। नोबेल पुरस्कार चाहिए, ऐसा घृणित चाहत जो है, नोबेल पुरस्कार चाहने के लिए आप युद्ध लड़ाएंगे, युद्ध में समझौता कराएंगे, ये सब खुलेआम कहा जा रहा है। इस ओछी मानसिकता के साथ के खिलाफ अमेरिका में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू होने लगे हैं। ये सनक है, ये पागलपन है जिसके खिलाफ दुनिया में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि इस सनक जिनके हाथों में, उन्हीं के हाथों में परमाणुविक हथियार है, परमाणुविक शक्तियां हैं, और वो वैसे देश को, जिसका कि आपने जिक्र किया कि जो कि असैन्य परमाणु कार्यक्रम में लिप्त था ईरान, जिसने कि परमाणु अप्रसार पर संधि कर रखी हो, उस संधि को खुद अमेरिका ने खत्म किया, ईरान ने खत्म नहीं किया। तो किस पर हमला होना चाहिए, किसको गुनहगार समझाना चाहिए? अमेरिका परमाणु अप्रसार को खत्म कर रहा है, ईरान ने तो किया भी नहीं, फिर भी ईरान को गुनहगार बताया जा रहा है। तो ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात जो है, तो ऐसे समय में क्या स्टैंड लेना चाहिए ये समझना हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सोनिया गांधी के आर्टिकल को जरूर पढ़ें। उन्होंने बहुत सही टाइमिंग पर एक ऐसी बात कही है जो बिल्कुल नई कतई नहीं है, लेकिन जरूरी और आवश्यक हस्तक्षेप है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में। और उस हस्तक्षेप का ही परिणाम है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अनएक्सपेक्टेड तरीके से ईरान से बातचीत उन्होंने की है। ये उसका ही दबाव, जरूरत, आवश्यकता जो समझ लीजिए, लेकिन एक उचित कदम है नरेंद्र मोदी जी का बात करना बतौर प्रधानमंत्री ईरान से। हम उसका वेलकम करते हैं, ये किया जाना चाहिए था। और हम ये मानते हैं कि सोनिया गांधी के हस्तक्षेप का एक प्रभाव दिखता है। जी, नरेंद्र मोदी ने बात की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने
इस पूरी घटना की आलोचना नहीं की, भर्त्सना नहीं की, जो करनी चाहिए थी, भारत को करनी चाहिए थी। खासकर हिंदुस्तान से ये उम्मीद की जाती है कि आप किसी का साथ दें ना दें, शांति का साथ तो दे ही सकते हैं, कम से कम शांति स्थापित करने के लिए। और जो भी शांति को दूर करने यानी अशांति फैला रहा हो, हथियार किसने इस्तेमाल किया? अमेरिका ने, इजराइल ने, पहले इजराइल ने, उसके बाद अमेरिका ने। तो क्या भारत ये नहीं कह सकता था कि अमेरिका का यह कृत्य ठीक नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान ने खुले तौर पे कहा है कि अमेरिका ने जो ईरान पर किया है वो ठीक नहीं है। खुले तौर पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये कहा है, इसाक डार ने कहा है। लेकिन क्या हमारे, अगर नरेंद्र मोदी नहीं कह सकते तो हमारे विदेश मंत्री कह दें, कोई तो कहे। लेकिन हमारे देश की जो शासन की शुरुआत नरेंद्र मोदी से शुरू होती है, नरेंद्र मोदी पे खत्म होती है, दूसरा कौन है पता ही नहीं चलता। खैर, अमलेंदु उपाध्याय जी, जल्दी से आपके पास फिर दोबारा आता हूं, एक एक राउंड जल्दी आप लोगों के बीच, और आपसे जरा यह समझना चाहता हूं कि यहां ईरान चोट खाया हुआ, इजराइल यहां पर कितना अब डर के सहम के रहे, क्योंकि इजराइल जो है वो ऑलरेडी खोखला हो चुका है, ये सब कह रहे हैं। हमारे यहां या पूरा का पूरा मीडिया तंत्र, वहां की ओरिजिनल जो स्थिति है, सिनेरियो है, उसको तो कोई दिखाई नहीं रहा। गजा की बात हम खूब कर रहे थे, लेकिन इजराइल अभी वही गजा बना हुआ है, उसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। चाहे तेल अवीव हो, चाहे खासकर हाइफा पोर्ट हो, हाइफा शहर हो, सब जगह आप देख लीजिए। अगर जाकर कुछ नहीं कीजिए, गूगल अर्थ पे ही चले जाइए, लाइव देख लीजिए, सब कुछ दिखता है। अमलेंदु जी। राजीव जी, वो दीदी जो थी, वो गई थी इजराइल जब हमास ने हमला किया था, और वहां जाके बता रही थी कि वो देखिए हैं और बच रहे हैं, किस तरीके से मिसाइल आके गिरी है, वो बची हैं जाकर के। वो दीदी भी इस बार इजराइल नहीं गई है लाइव रिपोर्टिंग करने के लिए। एक और अंकल गए थे यूक्रेन, वहां जाकर के वो रिपोर्ट कर रहे थे, वो भी कहीं नहीं गए इस बार जाने। नहीं, वो तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया शायद। नहीं, बीजेपी ज्वाइन नहीं किए, वो अपना अलग से दुकान खोल ली उन्होंने। जी, जी। हालांकि वो है बीजेपी के, हाँ, तो अलग से दुकान खोल ली उन्होंने, लेकिन वो भी नहीं गए। तो कोई इस बार जो नहीं गया है इजराइल रिपोर्ट करने के लिए। राजीव जी, खबर ये है कि जो आज ईरान ने हमले किए, वो खैबर मिसाइल उसने अपनी जो इस्तेमाल की है, उसने भयंकर तबाही मचाई है, और 27 जगहों पर उसने टारगेटेड हमले किए हैं। और ईरान की जो मिलिट्री है उसको कहना पड़ा है कि हमें इसकी सूचना नहीं मिल पाई, और हमारे जो इंटरसेप्टर थे वो फेल हो गए, और इसलिए हमें इनकी सूचना नहीं मिल पाई। और जो इजराइल के फेल हुए, इजराइल के फेल हुए, इजराइल के इंटरसेप्टर्स फेल हो गए, इसलिए हमको ये सूचना नहीं मिल पाई कि ये हमले हो रहे हैं और उसकी मिसाइल्स आ रही हैं। और राजीव जी, हम लोगों ने ही जो दिन में हम लोग ब्रेकिंग कार्यक्रम करते हैं, उसमें ये रिपोर्ट भी थी, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट थी 4 दिन पहले ही, कि सिर्फ 12 दिन ही टिक सकता है इजराइल लड़ाई में, क्योंकि उसके पास जो इंटरसेप्टर हैं वो खत्म हो रहे हैं, और उसमें से 6 दिन निकल चुके थे। तो वो समय पूरा आ चुका है, और आज ये स्वीकार करना पड़ा इजराइल की फोर्स को, मिलिट्री को, कि भाई हमें नहीं मालूम पड़ा कि मिसाइल आ रही हैं, तो इसलिए हम पहले से कोई चेतावनी भी जारी नहीं कर सके कि आप लोग बंकर में चले जाइए या छुप जाइए। जो विजुअल्स आए हैं राजीव जी, एक तो वहां जो सैन्य तुरंत सेंसरशिप लागू हो जाती है, वो तुरंत उसकी सूचनाएं सब रोक दी जाती हैं। विदेशी पत्रकार जो वहां गए भी आज कवर करने के लिए, उनको तुरंत सेना ने कवर किया, वहां से हटा दिया। ये सूचनाएं भी आई हैं कि उनको कवर नहीं करने दिया गया, उनको वहां से हटा दिया गया, और केवल स्थानीय मीडिया जो था उसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यह आ रहा है कि बहुत विभत्स जो है वो वहां के विजुअल्स हैं, और साफ दिखाई पड़ रहा है कि जबरदस्त तरीके से बिल्डिंग्स जो है वो कई मंजिला इमारतें जो है वो बिल्कुल टुकड़े हो गई हैं, और जमींदोज एकदम से हो गई हैं। तो कितना नुकसान हुआ होगा ये तो खुद मालूम पड़े, क्योंकि सेना ने खुद स्वीकार कर लिया है कि 86 लोग जो है वो जबरदस्त तरीके से जख्मी हैं, ये वहां की सेना ने स्वीकार कर लिया है। तो राजीव जी, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि ईरान ने अब सीधा सीधा इजराइल पे हमला किया, और पहले भी उसने कहा था ईरान ने कि हमने अभी तक जो हमले किए वो तो हमारी बिल्कुल प्रारंभिक स्तर की मिसाइल थी, और उनका हमने परीक्षण किया है, टेस्ट किया है उनको, ये हमले नहीं है, यानी जो टेस्ट थे। और चूंकि यहाँ लोग कह रहे थे वो तो ईरान किसी को मार ही नहीं रहा है, वो तो यहाँ की बिल्डिंग के ऊपर हमले कर देता है, बिल्डिंग क्षतिग्रस्त हो जाती है। तो बिल्डिंग क्षतिग्रस्त नहीं हो रही थी, जो आयरन डोम थे जहां जहां लगे थे वो उनको चिन्हित करके आयरन डोम जो था उनको नष्ट कर रहा था, वो सारे नष्ट कर दिए। और ईरान ने कहा भी था कि अब हमारा इजराइल के आकाश पे पूरा नियंत्रण है, और अब हम जब चाहे जहां चाहे
वहां इजराइल पर हम सीधी मार कर सकते हैं, और आज ईरान ने ये बता दिया। अब ट्रंप साहब जो थे वो तो कबड्डी खेल के लौट आए, बड्ड कबड्डी हाल ताल करते हुए, और छू करके भाग लिए वहां से। अरे भैया, इतने बहादुर थे तो आपको रुकना चाहिए था, आपको जवाब लेने चाहिए थे, आपको करना चाहिए था। लेकिन ट्रंप साहब वहां से लौट आए हैं, और ट्रंप साहब की इस कार्रवाई से राजीव जी फ्रांस और यूके दोनों ने खुद को अलग कर लिया है। दोनों ने साफ तौर पर कह दिया, ब्रिटेन ने भी साफ कर दिया कि हाँ, हमको जानकारी थी कि ये करने जा रहे हैं हमला, लेकिन हमारे जो वहां सैन्य अड्डे थे उनका इस्तेमाल ना किया गया, और नाम से कहा गया कि उनका हम इस्तेमाल करेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, और हम इस तरह की किसी भी सैन्य कार्रवाई का समर्थन नहीं करते हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन ये मामला कूटनीति से हल होना चाहिए, ये फ्रांस ने भी कह दिया है। तो यानी राजीव, जो इजराइल और अमेरिका जो है ये एक तरफ होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू जो है वो एकजुट नजर आ रहे हैं। बाकी इजराइल और ईरान, अमेरिका में भी बहुत जबरदस्त तरीके से इनका प्रतिरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोनों की परिस्थितियां एक ही हैं। नेतन्याहू को भी जेल जाना है और ट्रंप को भी जेल जाना है। ट्रंप सजा याफ्ता है क्योंकि राष्ट्रपति बन गए, तो इसलिए वो सजा उनकी अभी स्थगित है, ये बात है। तो जब राष्ट्रपति पद पर नहीं रहेंगे तो ट्रंप को जेल जाना पड़ेगा, ये है। तो इसलिए दोनों ये चाहते हैं कि युद्ध में इस तरीके से देश उलझे रहे और ये शासन करते रहे। और कल जो आपने बताया था बिल क्लिंटन का राजीव जी वक्तव्य था कि नेतन्याहू 20 साल से सत्ता में है और वो लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं ताकि सत्ता में बने रहे। तो ये बात अब राजीव जी तमाम दुनिया के एक्सपर्ट जो है वो इस बात को कह रहे हैं कि नेतन्याहू लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि नेतन्याहू से सवाल उठ रहे थे कि आपने गाजा में जिसको आपने 55,000 लोग को मार दिए, लेकिन आपकी जो बंधक है, आप सारे बंधक अभी तक वापस नहीं ले पाए हमाद से। तो आपने आखिर ये 55,000 निर्दोष नागरिकों को मार के आपकी बहादुरी इसमें क्या है कि आप अगर हमाद से अपने बंधक नहीं छुड़ा पा रहे हैं, तो मोर्चा नया खुल जाए और ये सवाल उनके ऊपर ना उठ पाए इजराइल के अंदर। तो इसलिए ईरान की तरफ मोर्चा खोला, लेकिन ये उनको अंदाजा नहीं था कि ये इस तरीके से ईरान इतना जबरदस्त तरीके से हमला करेगा, क्योंकि जो उनके सीडीएस है इयाल जमीर, उन्होंने खुद कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि ईरान इस तरीके से पलटकर हमले करेगा, उसके पास कितनी मिसाइल है। तो बुरी तरीके से फर्राया हुआ इजराइल इस समय दिखाई पड़ रहा है। ईरान ने सीधे सीधे हमले किए हैं, और ये पहले भी कह दिया था ईरान ने कि हम अभी सिर्फ इजराइल पर हमले कर रहे हैं, हम किसी और पर हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई इनके साथ कूदेगा तो उसको भी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो अब देखना यह है कि ट्रंप साहब कूदे हैं तो ट्रंप साहब को किस भाषा में ईरान जवाब देगा, वो समय बताएगा। बिल्कुल। और ट्रंप साहब का जो पैगाम है वो आज दो उनके ही साथी, एक उप राष्ट्रपति और दूसरे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और दूसरे वहाँ के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, इन दोनों ने बयान जो दिया है अभी से थोड़ी देर पहले, वो बयान ये है प्रशांत जी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो शांति चाहते हैं, परमाणु हथियार नहीं चाहते हैं, और ईरान को भी यही रास्ता अपनाना चाहिए। साफ साफ ये कि हम परमाणु हथियार नहीं चाहते हैं, आपको अपने परमाणु कार्यक्रमों को समाप्त करना होगा। जेडी वेंस का कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी कौन? इजराइल अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए काम करेंगे ईरान के, और साथ में इन हमलों के साथ अमेरिका का मानना है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया है। यानी शांति चाहिए, धमका के, डरा के, तबाही करके। अमेरिका जिस ढंग से शांति स्थापित करना चाहता था इराक में, शायद वही शांति चाहिए ईरान में भी। फिर घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं कि यहां मुख्य मामला जो है वो जो आज बम फोड़ा गया है जिन जिन तीनों जगहों पे, वो नहीं है, मामला है खामनेई को हटाना। क्या ये माना जाए? अनम्यूट कीजिए। इसके अलावा मामला एक और है कि टाइमिंग का मामला है कि अभी क्यों हो रहा है ये जी, अचानक ही एस्केलेशन क्यों हुआ है। 21 नवंबर 2024 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट इशू किया है। नेतन्याहू 125 कंट्रीज में नहीं जा सकते। यूके ने भले ही बयान दिया हो अमेरिका के पक्ष में, लेकिन अगर नेतन्याहू इंग्लैंड जाएंगे तो इंग्लैंड की सरकार को गिरफ्तार करना पड़ेगा। फ्रांस की सरकार को नेतन्याहू को गिरफ्तार करना पड़ेगा।
वो मुकदमा बहुत क्रिटिकल स्टेज पे है, क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है तो वो अगले स्टेज पे जाने वाला था। तो ट्रंप ने अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे पर नेतन्याहू को बचाया है, डोमेस्टिक राजनीति में भी और अंतर्राष्ट्रीय जो वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल है वहां से भी। और उसमें गिरफ्तारी का वारंट हुए 21 नवंबर 2024 को गिरफ्तारी का वारंट हो चुका है जी। तो ये असली वजह है कि अभी क्यों हो रहा है। दूसरा है कि ये नेतन्याहू का एंड गेम है, देखिए हो गया। और जहां से शुरू होती है उनकी जो आधिपत्य 20 साल से चल रहा था, वो अब उसकी गिरावट शुरू होती है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ईरान के हमले लगातार हो रहे हैं, एक लॉन्ग वॉर में, लंबी लड़ाई में इजराइल सस्टेन नहीं कर सकता। पूरा देश बंकर में रह रहा है। जिनके पास बंकर नहीं, वो मेट्रो स्टेशन, अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में रह रहे हैं। ईरान एक फैला हुआ देश है, बड़ा देश है, उसके वहाँ पॉपुलेशन का घनत्व बड़ा कम है। तेहरान जैसे कुछ एक बड़े शहरों को छोड़ दें तो वहाँ के मकान भी दूर दूर होते हैं, तो वहाँ का घनत्व बड़ा वो है, कम है जनसंख्या का। तो इसलिए ईरान तो लंबी वॉर को सस्टेन कर लेगा। और ईरान कई वर्षों से, जैसा जैदी साहब कह रहे थे, कि वो तैयारी कर रहा था और उसके पास खुद इजराइल के डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कह चुके हैं कि ईरान के पास 8000 मिसाइल है। 8 मिसाइल पर डे उनकी बनाने की कैपेसिटी है। तो ये लंबा खिंचने वाला है। और इसमें अगर देखिए वहां पे प्रतिक्रिया क्या होगी, जो 2-3 चीजें मैं देख रहा हूं, ये माहौल बनेगा अरब वर्ल्ड में, मुस्लिम वर्ल्ड में, वो सेकेंड अरब स्प्रिंग का। और सेकेंड अरब स्प्रिंग का अगर माहौल बनेगा, ये सोशल मीडिया की एज है जिस तरीके से, तो ये जो अरब के शासक हैं उनकी नींद हराम होने वाली है, जो खासकर अमेरिका के पिट्ठू हैं, इनकी नींद हराम होने वाली है। और दूसरी, भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए सोनिया गांधी का आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण था और बहुत सही समय पर था। उन्होंने नरेंद्र मोदी को चेता दिया कि भारत की विदेश नीति और राष्ट्र हित कहाँ होना चाहिए। और उनके आर्टिकल के 24 घंटे के अंदर वो स्थितियां बन गई कि नरेंद्र मोदी को अपनी पोजीशन को रिव्यू करना पड़ा। और आगे का रास्ता उनके लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ये है कि जो पिछले 11 साल से वो कर रहे हैं कि घरेलू राजनीति को विदेश नीति, घरेलू राजनीति के मुताबिक विदेश नीति को शेप करते हैं। उनका जो एंटी मुस्लिम राजनीति है उसको दुनिया में ले जा रहे हैं। वो ईरान इजराइल स्टैंड में ले गए, खामोश रहे। ये बिहार का चुनाव नहीं है, ये बिहार के चुनाव से बहुत बड़ी बात है, ये राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ है। और जैसा मैंने शुरू में कहा था राजीव जी कि भारत की पोजीशन ईरान से फर्क नहीं है, बल्कि ईरान से ज्यादा वनरेबल है, क्योंकि हम तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। देखिए ट्रंप की भाषा क्या है। ट्रंप कल भारत के बारे में क्या बोल दे किसी को मालूम है? सही कह रहे हैं। 15 बार तो सीज फायर की बात बोल चुके हैं। 17 तो बार। भारत के एनपीटी का सिग्नेटरी भी नहीं है, गिन रहे हैं 17 बार जी। 17 बार अगर वो काउंटिंग सीज फायर जारी की है। बात बोल चुके हैं, जब वो कह रहा है कि किसी की न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर बम को, हम न्यूक्लियर वेपन को हम नहीं रहने देंगे, तो यानी जो P5 कंट्रीज हैं वही न्यूक्लियर पावर होंगे। अगर ये इस तरफ विमर्श अगर जाएगा ईरान के साथ साथ, तो भारत की स्थिति भी, भारत को अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ एक खबर दे दूं, ईरानी संसद ने ये फैसला ले लिया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो है, हॉर्मुज जल संधि, उसको बंद कर दिया जाए। जल डमरू मध्य जो है उसको बंद करेंगे। उसके बंद करने का मतलब है, आप समझ लीजिए कि तेल की कीमत कितनी बढ़ने वाली है।
जब उस जमाने में जब यहाँ अपने देश में यूपीए की सरकार थी, लगभग $148 प्रति बैरल की कीमत पे भी अपने यहाँ आज जो कीमत है उससे कम कीमत थी। और जी, जी। एक समय ये आ गया कि अब तेल की कीमत पूरी दुनिया में गिरते गिरते लगभग $25-30 प्रति बैरल तक आ गई थी कीमत। उसके बाद भी हम लोग लगभग ₹100 के आसपास खरीद रहे थे और भारत सरकार को उसका बहुत मुनाफा हो रहा था। लेकिन अब ये मुनाफा शायद कहीं और जाएगा, इसलिए क्योंकि कम हो जाएगा। कहीं और से मतलब है कि कम होगा और जेब कटेगी तो आम जनता की। इसी पे इंतजार हरमोज पे एक बात कह के राजीव जी अपनी बात खत्म करूंगा कि हरमोज ओमान और ईरान के बीच में एक समुद्री गलियारा है, जी। स्ट्रेट है। दुनिया का 20% ट्रेड, दुनिया इसी का गलियारे से होता 20% ऑयल इसी गलियारे से होकर गुजरता है, जो ईरान के कंट्रोल में है। और आज जो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस है वो बढ़ गया है, वो $75 है फी बैरल। अब दुनिया की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ेगा, जो ईरान की पार्लियामेंट ने फैसला लिया है, फैसला ले लिया, बिल्कुल। हरमुज टनल को बंद करने का। जी बिल्कुल बिल्कुल, ईरान ने यह फैसला ले लिया है कि वो हॉर्मुज जो कॉरिडोर है, जो स्ट्रेट है, उसको बंद करेगा। और इसके बाद भारत ही नहीं बल्कि बहुत जगह की, बहुत देशों की आर्थिक स्थिति खराब होगी, लड़खड़ाएगी। जल्दी से आना चाहता हूं, पहले प्रेम कुमार जी आपके पास, फिर क्लोजिंग के लिए जयशंकर जी आपके पास आता हूं। जल्दी जल्दी प्रेम कुमार जी, आर्थिक स्थिति लड़खड़ाएगी, लेकिन यह सवाल एक यही उठता है कि आखिर हमारे देश के जो प्रमुख नेता हैं वो खुलकर क्यों नहीं कहते कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। आप आज भी आप कह रहे हैं हमने 45 मिनट बात की, बहुत अच्छी बात है। आपने आज ईरान की सुध तो ली, अभी तक तो एक शब्द नहीं कह रहे थे आप। जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को विदेशों में जाके उसी हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। विदेश में कई जगह आप दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, इनके साथ भी उनके साथ भी। ऐसे तो नहीं चलेगा, ढुलमुल रवैया कैसे चलेगा? जी, निश्चित रूप से हमें अपनी उस पॉलिसी के ऊपर जाना चाहिए जिसमें हमने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में 2 राष्ट्र की सिद्धांत को मान्यता दे रखी थी। और जब हम उस पर स्टिक रहते तो भले आतंकी हमले इजराइल में हुए उसकी हम निंदा करते, हमने की, लेकिन जवाब में जो इजराइल ने किया उसका हम समर्थन कभी नहीं करते। जो इन दिनों किया गया ये पॉलिसी से हटना है, और ये इस पॉलिसी से हटने का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि भारत एक अविश्वसनीय देश के रूप में, अविश्वसनीय माने इनक्रेडिबल नहीं समझिए, जिस पर विश्वास ना हो ऐसा मैं कह रहा हूँ, उस तरह के देश के रूप में दिख रहा है कि ईरान से बातचीत कर रहा है तब जब ईरान पर अमेरिका हमला कर रहा है। जाहिर बात है कि अमेरिका की नज़र में भी संदिग्ध हो रहा है भारत कि अमेरिका ईरान पर हमला करे और भारत ईरान से बातचीत करे। और जब इजराइल को रोकना चाहिए था तब भारत खामोश था। तो ये जो बैलेंसिंग का जो अप्रोच राइट वे में पहले चलता रहा था, ये उसका डायरेक्शन ही बदल गया है। ये बैलेंसिंग अपने आप को विश्वास से के काबिल नहीं बना रहा, उस दिशा में है। और ऐसा क्यों है हम देख रहे हैं, ये पॉलिसी पैरालाइसिस हमेशा लगातार दिख रहा है। ईरान जो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है, इवन पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए हमारी जो पॉलिसी है उसमें ईरान का समर्थन ज़रूरी होता है। ईरान जब तक हमारे साथ रहता है, एक बड़ा इस्लामिक कंट्रीज का समूह भी हमारे साथ होता है, उस हिसाब से भी है। तो ये जो सिचुएशन बनी है इसके अभी 2 इम्पैक्ट तुरंत दिख रहे हैं। एक तो इजराइल से यहूदी भाग रहे हैं जी। ये खबर जो है बहुत चौंकाने वाली और एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया के रूप में दिख रही है, क्योंकि सबको अब लग रहा है कि फिलिस्तीन ने तो जवाब नहीं दिया, नहीं दे सका, लेकिन ईरान छोड़ने वाला नहीं है, ये सबको दिख रहा है। अमेरिका को कहना पड़ रहा है कि ईरान ने धमकी दी, ईरान ने अगर कुछ किया हमला तो हम करारा जवाब देंगे। अमेरिका में प्रदर्शन हो रहा है कि कहीं अमेरिका में ईरान कुछ ना कर दे, यानी अमेरिका को भी खौफ दिख रहा है। पूरे यूरोपीय यूनियन का समर्थन अमेरिका को हासिल नहीं है, रूस विरोध में है, चाइना विरोध में है, भारत भी एक तरह से बैलेंसिंग कर रहा है। तो
ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल को एक तरफा कोई खुली छूट दुनिया से मिली है, लेकिन फिर भी वो खुल करके जो विरोध होना चाहिए कि उसका अभाव दिखता है। हमने अगर सही रास्ता आज नहीं पकड़ा तो कल अमेरिका भारत को भी इसी तरह से धमका सकता है। चाइना भी तो है ही, और कहीं अमेरिका चाइना से मिल ले तो भारत को भी यूक्रेन बना सकता है। जैसे यूक्रेन का सौदा अमेरिका रूस के साथ मिलकर के करना चाहता है, वो भारत का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो हम देखा है हमने पाकिस्तान के संदर्भ में किस तरीके से भारत और पाकिस्तान दोनों को महान राष्ट्र बता रहा था, यही अमेरिका। तो ये सारे खतरे भी हमारे पास हैं कि हम सच का साथ लें, अपनी जो महान हमारी जो विरासत है विदेश नीति की, उसकी रक्षा करें। उससे हम विचलित होंगे तो आज का के नेतृत्व में वो विजडम नहीं है कि नई स्वतंत्र ऐसी पॉलिसी ला खड़ा करे जो आज की दुनिया में कूटनीतिक रूप पर स्वतंत्र रूप से भारत को खड़ा कर दे। वो विजडम आज के लीडरशिप में नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जयशंकर जी, क्लोजिंग कमेंट, क्या इस युद्ध को, जंग को, संघर्ष को, जो भी कह लें, और बढ़ते हुए आप देखते हैं? अभी तो बढ़ते ही हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन ये विनाशकारी होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी मानवता के लिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये विनाशकारी साबित होगा। और इसमें हमारे जो भारत सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को पहल लेनी चाहिए थी, उसमें हम चूके। हमारी विदेश नीति लगातार विफल साबित हो रही है। जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे पक्ष में दुनिया का एक भी देश खुलकर के साथ में हमारे पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। ये उसी समय से आप देखिए, अब जब इजराइल ने अटैक किया ईरान पर, कोई कारण नहीं था, ये खाली ये बता करके कि हम न्यूक्लियर वहाँ पे वेपन्स हैं और क्या है, जो IAEA की रिपोर्ट में भी साबित हो गया है कि नहीं, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब इजराइल ने हमला किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो नेतन्याहू के मित्र हैं, इनको नेतन्याहू से बात करनी चाहिए थी, भाई क्यों कर रहे हो, क्यों हमला कर रहे हो ईरान पर? ईरान भी हमारा दोस्त है, ईरान तुमसे पहले से हमारा दोस्त है। आपको बता दूं मैं कि एक समय ऐसा था जो भारत की विदेश नीति में दक्षिण अफ्रीका और इजराइल के साथ कोई संबंध नहीं रखा जाता था। इजराइल चूंकि फिलिस्तीन पर जिस तरह से कब्जा किया जा रहा था, जो उसको लेकर के या रंग भेद को लेकर के अफ्रीका के मामले में, चूंकि अब वहाँ रंग भेद खत्म हो गया तो अफ्रीका के संबंध हो गया। मुझे याद अच्छी तरह से, जब जनता पार्टी की पहली सरकार बनी थी, उसमें विदेश मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय इजराइल के विदेश मंत्री चोरी से आए थे, मोसे दयान। उस समय से इन लोगों का सिटीकुट शुरू हुआ था और फिर बाद में मामला आगे बढ़ा था। तो ऐसा मौका था, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री तो कहते हैं ना कि भाई माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड और नेतन्याहू, तो दोनों से उनको बात करनी चाहिए थी कि भाई ऐसा मत करो जिससे पूरी मानवता पे ही संकट आ जाए। और देखिए, अमेरिका का क्या होगा क्या नहीं होगा ये बात अलग हो सकती है, लेकिन इजराइल तो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कल्पना कीजिए कि आज जो ईरान अगर पूरी शक्ति के साथ हमलावर हो जाए इजराइल के खिलाफ, और अगल बगल के देश, लेबनान है, सीरिया है, हिजबुल्ला और हमास के लोग हैं, अगर इसी समय वो लोग भी हमले शुरू कर दें तो इजराइल कहाँ टिकेगा, अमेरिका कहाँ से उसको बचाएगा। तो ये सारी स्थितियां हैं। लेकिन दूसरी तरफ सबसे हमारे लिए और हमारे लोगों के लिए चिंता की बात है, वो जलडमरू मध्य का जो रास्ता है हरमुज वाला, वो अगर बंद हो जाएगा, कच्चे तेल की आवाजाही जो है वो प्रभावित होने लग जाएगी, तो तेल के दाम बढ़ेंगे, गैस के दाम बढ़ेंगे, विमान यात्राएं महंगी हो जाएंगी, हमारे घर का चूल्हा महंगा हो जाएगा। ये सारा कुछ होने वाला है। ये हमारा नहीं, सारे अगल बगल के जितने देश हैं जो तेल के मुद्दे चल रहे हैं। तो अमेरिका तो चाहता है, अमेरिका के लिए तो कोई सरदर्दी नहीं है, उसके पास तो अपना भंडार है, वो तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। लेकिन हमारे जैसे लोगों को तो ऐसे समय में मेरा मानना यह है कि जनता को भी हस्तक्षेप करने के लिए सड़कों पे आना चाहिए और निकल करके कहना चाहिए कि भाई ये बंद करो, ये तमाशा बंद करो। तुम दादा नहीं हो, तुम बड़े देश हो सकते हो, सुपर पावर हो सकते हो, लेकिन तुमको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि किसी भी देश में तुम जा करके जांच करो या उसके ऊपर आरोप लगा दो कि उसके पास परमाणु हथियार बनने के फैक्ट्रियां हैं, वहाँ काम हो रहा है और परमाणु संपन्न देश होने जा रहा है, और तुम उस पर जाकर के हमला कर दो।
ये कतई नहीं बर्दाश्त नहीं होगा। ये दुनिया जो जिस मुहाने पे ले जा रहे हो वो बहुत खतरनाक है, और वो एक बार तो देख चुका है, 2 बार देख चुका है विश्व युद्ध को इस दुनिया के लोगों ने। अब तीसरा विश्व युद्ध अगर हो गया तो फिर आज, उस समय परमाणु बम उतने बड़े लेवल पे नहीं थे, लेकिन आज तो बहुत सारे देशों के पास हैं। अगर चलने लग जाएंगे तो फिर कौन बचेगा? मानवता नष्ट हो जाएगी। राजीव जी, मेरा यही कहना है। जी बिल्कुल, उसमें भारत बिल्कुल। सरकार को अपनी भूमिका, सकारात्मक भूमिका भारत सरकार को निभानी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। सोनिया गांधी के लेख से प्रभावित होकर के भी सही, लेकिन प्रधानमंत्री ने ईरान के साथ बातचीत की, अच्छी बात है। उसमें और थोड़ा सा आगे बढ़ करके भूमिका लें कि भाई जल्दी से जल्दी बातचीत के जरिए मामले को सुलझाया जाए, सलटाया जाए। हिंसा और आक्रमण से समस्या का समाधान संभव नहीं है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हिंसा और आक्रमण, इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अमेरिका ने जो काम किया है, आज एक तरफ शांति का नोबेल पुरस्कार चाहते हैं और दूसरी तरफ आप बम्बार्डिंग करते हैं, तो ये कहाँ तक जायज़ है? और जबकि आपका ही खुफिया विभाग पहले ही कह चुका है कि परमाणु हथियार नहीं बना रहा है ईरान, और न ही उसके पास कोई परमाणु हथियार है, तो क्या आप ईरान को भी इराक के नक्शे कदम पर ले जाना चाहते हैं? इराक को भी आपने ऐसे ही कह के सद्दाम हुसैन को फांसी तक पहुंचाया था। क्या आपका मकसद खामनेई को सत्ता से हटाना है और फिर से शाह शासन लाना है, ये है, या कुछ और है? पपेट सरकार बनाना आप चाहते हैं? ये सारी बातें बहुत सारे सवालों के साथ सामने आती हैं, लेकिन इन सब के बीच अगर ये युद्ध में तब्दील होता है, ये पूरा का पूरा संघर्ष, तो दुनिया 2 भागों में पहले बढ़ चुकी है और इसके बाद परिस्थितियां और बिगड़ती हुई नजर आएंगी। और जैसे ही हॉर्मुज स्ट्रेट को जो बंद करने की का ऐलान कर दिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है ईरान के पार्लियामेंट से, तो उसके बाद आप समझिए कि परिस्थिति तेल ही नहीं, तेल के कारण बाकी सामानों पर भी कितनी कीमत उसकी बढ़ेगी, कितनी महंगाई बढ़ेगी दुनिया के देशों में, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जल्दी से जल्दी ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, इसी की हम उम्मीद भी करते हैं। सब अपने घर में, अपने देश में शांति स्थापित करें, शांतिपूर्ण रहें, क्योंकि भुगतना आम जनता को पड़ता है। चाहे वो इजराइल की जनता हो, चाहे वो गजा पट्टी की जनता हो, चाहे वो ईरान की जनता हो। हम लोग भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था, बॉर्डर एरिया में जाकर देखिए, एक परिवार में एक भाई और बहन, पुंछ की घटना जहां राहुल गांधी गए थे, और दोनों भाई बहन उस हमले में जो पाकिस्तान की तरफ से अटैक हो रहा था, ड्रोन अटैक, उसमें मारे गए। सोचिए क्या गुजर रहा होगा। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया जयशंकर जी।